अब ऊख को खाइए के जाएंगे। तो हम लोग जो है इतिहास, वो भी आधुनिक इतिहास का मेन हिस्सा बहुत सारा कर चुके हैं। अब हम लोग आ रहे हैं कि 1932 से 1935 के बीच में ऐसा कौन कौन सा कांड हुआ है जो बहुत जरूरी है और बहुत मजेदार भी है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये पॉइंट, एक तो पूना पैक्ट, पूना समझौता, इसके बाद इसमें कॉमनल अवार्ड वाला जो पॉइंट है, क्योंकि जाति और क्या बोला गया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, है ना, छोटे कास्ट के लिए। और उसके बाद थर्ड मीटिंग ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद न्यू स्वराजिस्ट। अब नए स्वराजिस्ट आपको देखने को मिलेंगे जो अलग टाइप के हैं, है ना। तो नए स्वराजिस्ट जो हैं नए स्वराजिस्ट, और उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसी और कुछ डिफरेंट कमिटी। मैं थोड़ा दिखाते चला जाता हूं, ये आपको कनेक्ट होना पड़ेगा एक एक चीज, ये जरा देखना। तो पीरियड बिटवीन 1932 से 35 दो चीजें डिस्कशन बड़े चरम सीमा पे पहुंच रहा था। सबसे पहला डिस्कशन स्ट्रैटेजिक डिबेट था कि क्या हम, देखो दो चीज का डिबेट था। पहला था कि क्या जो इलेक्शंस होने वाला है, ध्यान से समझना, उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे या नहीं करे। जैसे 1934 में इलेक्शंस होगा अभी, क्या सुन पा रहे हैं आप? एक बार जोर से थोड़ा हल्ला बोलो, यस और नो। तो अगर 1934 में इलेक्शन होगा तो ये हो गया कि हमको क्या करना चाहिए। तो पहला है कि क्या आंदोलन का क्या मूवमेंट होना चाहिए, आंदोलन के बारे में हम क्या करना चाहिए, कि आंदोलन में हम करते रहें या फिर हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके फिर आंदोलन को एक चरम लेवल पे पहुंचाएं। सुन पा रहे हैं? तो पहला पॉइंट बोला गया, फर्स्ट पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर, जो कि बोला गया कि भैया क्या हम इलेक्शन में भाग लें 1934 वाला या ना लें। कांग्रेस का सबसे बड़ा डिस्कशन, क्या सुन पा रहे हो, या फिर हम एज इट इज बिना इलेक्शन लड़े खाली इनका विरोध करते रहे जैसे सिविल डिसोबीडियंस कर रहे थे। तो नीचे दूसरा पॉइंट, अब देखो मैंने आपको दो टर्म बताया था, एक बताया था बाई कैमरलिज्म, अगर नहीं बताया था तो इसको यहीं पे अभी मैं लिखवा दे रहा हूं, उसको लिख लेना, बाई कैमरलिज्म। और एक शब्द है डायरकी, अरे बोला था ये, और डायरकी शब्द कहां आया था, 1919 में भी इस बात का जिक्र किया गया था। तो बाई कैमरलिज्म और डायरकी जो है, ध्यान से समझना, आगे चल के डायरकी एबॉलिस्ट हो जाएगा और फिर उसका काम कैसे चेंज होगा। तो द्वैध शासन बोल रहे हैं और बाई कैमरलिज्म बोल रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस आपको पहले क्लियर होना चाहिए। तो शुरुआत में अभी के अभी हम जब अभी लिखवाएंगे तो आप पहले से ही एक हेडिंग डाल के रख लो और वो गैप छोड़ दो, ताकि हम वहां लिखवाएंगे तो लिख लेना। तो क्या लिखना, एक तरफ बाई कैमरलिज्म लिखना और दूसरी तरफ डायरकी लिखना। बाई कैमरलिज्म, बी आई, बाई हो गया वो वाला नहीं, बाई कैमरा, गांव में नहीं बोलते हैं बाई मार दो का हाथ में, गांव में बोलते हैं कि ना उठा लो झाड़ू। तो बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरा लिख के LISM लगा दीजिएगा। और दूसरी तरफ डायरकी में DYARCHY, ये डिफरेंस दोनों में लिखकर एक एरो छोड़कर, और पॉइंट कम से कम इसमें का मतलब आप 3 पॉइंट के लिए गैप छोड़ देना, उतना गैप, पॉइंट एक ही लिखवाऊंगा लेकिन 3 पॉइंट के गैप लिख के छोड़ देना ताकि दिक्कत ना हो। क्लियर है जी? क्या सुन रहे हो? तो 1932 से देखो, एक तो मैं चीज देखता हूं कि जिसको गैप लेना होता है वो अपना हिसाब से गैप ले लेता है, मतलब जैसे कुछ बच्चों को छोड़कर बाकी सब अपने हिसाब से ले लेता है। तो क्या चलो सर जी तो अपना आते रहेंगे, हमारा क्या है कि हम थक गए हैं तो एक दिन गैप ले लेते हैं। तो ध्यान से समझना ये है कि गैप जब लीजिए तो उस गैप का यूटिलाइज दो ही चीज में करिए, अपने आप को रिवीजन करने में लगाइए। तो पहला डिबेट क्या शुरू हो गया कि इलेक्शन में भाग लें कि ना लें। अब ये सबसे बड़ा डिस्कशन है, और इस डिस्कशन में यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि सर हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इसमें दो तरीके लोग बैठ गए। गांधी जी हालांकि इस बात से, मैंने बोला था जब पहले स्वराजिस्ट जो था, जब बोला था कि हम इलेक्शन में जीतेंगे और वहां से दबाव डालेंगे, तब भी गांधी जी पहली बार मना किए थे। फिर बाद में गांधी जी क्या बोले, कोई बात नहीं ट्राई कर लेने दो, क्या पता इसका असर क्या निकला, याद है कि गया। तो स्वराजिस्ट जो थे, पहला जो स्वराजिस्ट, उसमें जो दो तरीके के लोग बट गए थे, एक बोल रहे थे क्या, अरे जो प्रो चेंजर, और एक क्या थे, नो चेंजर। तो जो एक इलेक्शंस में बोल रहे थे कि हम पार्टिसिपेट करके
और यहां से काम करेंगे। ये एक लोग हो गए, और दूसरे लोग हो गए कि भैया हमको इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। तो उसी टाइप से यहां पे भी दो टाइप के लोग होंगे। तो पहला कांग्रेस बोल रहा है कि हमको इलेक्शन लड़ना है, अब सारे कांग्रेस कि नहीं लड़ना है, ये दोनों पे विचार चल रहा है। गांधी जी इसके खिलाफ है कि नहीं, इलेक्शन में लड़ना नहीं चाहिए। उनका इसलिए खिलाफ है कि एक बार तुम इलेक्शन लड़े और उनके अंदर काम करने लगे तो फिर तुम उनके तरह ही काम करने लग जाओगे और फिर शायद आंदोलन फीका पड़ जाएगा। लेकिन अंततः फिर भी वो फिर इसी तरीके से मान गए कि कोई बात नहीं, ट्राई कर लो। यहां भी उन्होंने ट्राई करने का मौका दिया। तो जरा डिस्कशन ये है, अब जरा यहां नए स्वराजिस्ट, मैंने बोला था ना कुछ नए स्वराजिस्ट का नाम आपको दिखेंगे। और नए स्वराजिस्ट देखिए, कुछ लोग टोपी लगा के, कुछ लोग टोपी पहन के, कुछ लोग टोपी पहना के, तो दिखेंगे आपको। तो पहला क्या है, दो तरीके का डिस्कशन की पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर। हाँ, अब न्यू स्वराजिस्ट में नाम जरा देखना, एम ए अंसारी, आसफ अली, उसके बाद ये भूलाबाई देसाई, ये नाम बहुत बार आता है, एस सत्यमूर्ति एंड बीसी रॉय। सुन पा रहे हैं, ये नए स्वराजिस्ट हैं जिनका इलेक्शंस में खूब इंटरेस्ट है कि हमको इलेक्शंस में करना है और इलेक्शंस में पूरी तरीके से समर्पित हैं। और अभी भी पूरी कांग्रेस अभी भी इसी बात पे फंसी हुई है कि लड़े कि ना लड़े। क्या सुन पा रहे हैं? तो न्यू स्वराजिस्ट में दो नाम लिख के रख लीजिएगा गैप छोड़ने के बाद, एक एम ए अंसारी, दूसरा भूलाबाई देसाई। ठीक है, भूलाबाई देसाई लिख लिए, एंड आसफ अली, अब आते हैं नेक्स्ट। तो सर मैंने क्या बोला, डिस्कशन सारा इसी बात का था कि इलेक्शन में लड़ी कि ना लड़ी। तो फाइनली क्या डिस्कशन कांग्रेस ने जो डिस्कशन किया उससे पहले, चूंकि न्यू स्वराजिस्ट पूरा फोर्स कर रहे थे कि भाई लड़ो लड़ो, तो देखो यहां न्यू स्वराजिस्ट का कहना था नेसेसरी टू यूटिलाइज इलेक्शन एंड वर्क इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये देखो इनको लालच आ गया कि भैया हमको लेजिस्लेटिव काउंसिल में लड़ना चाहिए इलेक्शंस में, ताकि हम क्या है पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी लोगों का बनाए रहे और मोरल ऑफ द पीपल, ये मोरल ऑफ द पीपल बनाएंगे। हालांकि इनका एक पहलू सही है कि अगर खुद का आदमी वहां पे होगा तो कुछ ना कुछ, नहीं भी तो कुछ ना कुछ असर डालने की कोशिश करेगा। वो अलग बात है कि नेहरू ने बाद में बोला कि ये कुछ ऐसी बात है कि आपको पावर दिया गया तो है, और आगे चलकर उन्होंने बोला था कि एक ऐसा एक्ट के बारे में जिसमें बोला था और क्वेश्चन पूछा था कि एक ऐसा कार जिसमें सब फैसिलिटी तो है लेकिन उस कार का जो इंजन है और उस कार का जो ब्रेक और कंट्रोल है वो अपने हाथ में नहीं है, वो किसी और के हाथ में है। तो पावर आपके पास मैंने दे दिया, मैंने बोला नरेंद्र मोदी पीएम बन गए और उनको बोला गया कि पैसा आप नहीं कुछ बताएंगे कि कहां खर्चा करना है कहां नहीं करना है। जस्ट लाइक मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना के मनमोहन सिंह बोलते थे जी हमको सूट खरीदना, ना अभी नहीं। छठ बात अब समझ में आ रहे हैं। अब लॉजिक क्या है कि अब मान लो पीएम है, पावर दिया हुआ है और पैसा नहीं दे रहा है तो सब फिर बेकार है। सेम वैसे ही ये लोग बोल तो रहे हैं कि आपको सती प्रथा बंद करना चाहिए, अंग्रेज बोल रहे हैं नहीं अभी नहीं करना है, तो फिर घंटा आप इसमें रह के क्या करिएगा। लेकिन स्वराजिस्ट का ये न्यू स्वराजिस्ट का ये कहना था कि कर सकते हैं। तो इसमें राजा गोपालचारी, सी राजा गोपालचारी बड़ा फुदुकते थे, इन्होंने बोला स्वराजिस्ट अप्रोच टू गांधी जी, उनके बारे में बताया कि स्वराजिस्ट लोग ऐसे ऐसा कर रहे हैं, गांधी जी नाखुश हो गए। स्ट्रॉन्ग कांग्रेस प्रेजेंस इन द लेजिस्लेचर वुड सेव द मूवमेंट इट्स। बोला गया कि अगर कांग्रेस इसमें प्रेजेंट रहे तो इस मूवमेंट को और आगे बढ़ाया जाएगा और इलेक्शंस खूब बड़े लेवल पे होगा और हमारा पार्टिसिपेशन ज्यादा हो जाएगा। मतलब अभी पूरा का पूरा क्या डिस्कशन चल रहा है 1932 से 35 के बीच में कि 1934 में इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जो पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं वो न्यू स्वराजिस्ट है, अभी भी इनको इलेक्शंस का पड़ा हुआ है। कांग्रेस अभी असमंजस में है जो फाइनली तो कांग्रेस तैयार हो जाएगी कि चल अब की बार लड़िए लेवल ना हो तो हो से देखा जाएगी। समझ पा रहे हैं? ऐसे ना चढ़ाया जाता है, ऐसे चढ़ाया जाता है कि लड़ के देख लो जाओ जो होई घरे में बिकाई बस। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा क्या? कुछ बचा नहीं है, घर बिका गया, अब क्या है, भीख मांग रहा है। तो लॉजिक क्या है कि सर एआईसीसी मीटिंग एट पटना, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मीटिंग हुआ पटना में 1934 टू सेट अप अ पार्लियामेंट्री बोर्ड टू फाइट इलेक्शन अंडर द कांग्रेस इटसेल्फ। तो बोला गया है कि अब जय हो लड़ेगा। नायक फिल्म देखें आप लोग? नायक कितनों देखो, नायक अनिल कपूर वाला सब देखे हो ना, एक दिन का चीफ मिनिस्टर। अगर वो नहीं देखो तो कैसा होगा? तो सर अगर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बोल रहा है कि अगर आपको पार्लियामेंट्री एक बोर्ड बनाना है ताकि इलेक्शंस लड़े कि नहीं लड़े, फाइनली अब रेडी हो चुका है कि इलेक्शन लड़ना है। समझ में आ रहा है? अब जैसे रेडी हुआ कि इलेक्शन लड़ना है तो दो कांड होगा। अब आप मुझे बताइए न्यू स्वराजिस्ट क्या है, असमंजस में आएंगे कि नहीं आएंगे? क्यों? क्योंकि अब तक ये चाह जरूर रहे थे लेकिन इनको भी पता था कि अगर ये सब मिल जाएगा तो हमारा भी बंटा धार होगा। बट फिर भी क्या कर सकते हैं,
आगे देखना, नवंबर 1934, इधर देखना, अब तक जो कांग्रेस लड़ाई नहीं लड़ा है, पहला जैसी लड़ेगा इलेक्शन टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसी लड़ाई लड़ा, कांग्रेस कैप्चर्ड 45 सीट्स अंडर 75, 75 में से 45 सीट ऑल इंडिया कांग्रेस ने एक्वायर किया, जो इलेक्शंस नहीं लड़ रहा था उस समय। तो न्यू स्वराजिस्ट इस बात से घबराए इसीलिए हुए थे क्योंकि उनको पता था कि अगर ऑल इंडिया लेवल पे लड़ा जाए तो इसका जो है ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्या सुन पा रहे हैं? तो 75 में से 45 सीट आप समझ रहे हैं जी, ठीक ठाक सीट है और बहुत बढ़िया सीट है। लॉजिक क्या है? ये मोर देन बहुत है। अब अगस्त 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जैसे इलेक्शन हुआ कांग्रेस जीत गई, कांग्रेस के साथ मिला और बोला अब जीतल वाला, अब एक्ट बनाओ ले मिलके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बन जाएगा। क्या बुझा रहा है? तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए जल्दी से, इन 1934 इलेक्शंस, तेजी में हाथ बढ़ाना, इन 1934 इलेक्शंस कांग्रेस पार्टिसिपेटेड and won 45 seats, 45 seats, देख रहे हो? 45 seats out of 75, 45 seats out of 75 हो गया। एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, and then Government of India Act 1935 was passed, and Government of India Act 1935 was passed ठीक है। तो जैसी जीता काम हुआ। अब देखना इनका डिस्कशन। अब ये भैया भौकाल फैला हुआ है, 75 में 45 को सीट, तो कॉन्फिडेंस क्या है? थप्पड़ फाट। तो क्या बोल रहे हैं? अब की बार राज्यों में लौट जल जो का। अभी जो इलेक्शन हुआ है वो केंद्र में ले हुआ है। अब केंद्र में इलेक्शन हो गया, केंद्र में जीते हैं, तो क्या राजकारण नहीं सोचेंगे? सोचेंगे। जैसे केजरीवाल सोचा कि दिल्ली में सरकार बनल हुआ, तो नहीं तो क्या सोचा पंजाब में लड़ जाएंगे, लड़ गया, उधर जीत गया, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद तो बिहारों में लड़ जाएंगे, आ रहा है। अब बिहार में आया है तो क्या होगा नहीं होगा बात क्या बात है। बिहार का लोग का कौन भरोसा नहीं है भाई, ध्यान समझ लेना। ये ऐसा लोग है कि आपको सर ऐसा उठा के पटकेगा कि कुछ समझ ही नहीं आएगा किसका सरकार बनेगा। दिल्ली में प्रेडिक्टेबल होता है, यहाँ प्रेडिक्टेबल, बिहार में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और सर एक्टिंग तो जबरदस्त लोग है यहाँ, ऐसे लेकर बस बस सबके पर रहुए आते बने, समझ रहे दोस्तों। क्यों ना रहुआ आम कर देखे, रहुआ इतना पीछे वाली रहुआ कि रहुआ 5 साल का छोड़ी 20-30 साल बाद होना है। इधर इन्होंने बोला कि अब राज्य में लड़े क्या। फिर डिस्कशन शुरू हुआ कि अब जीते हैं तो राज्यों में भी लड़ेंगे, लेकिन मामला यहां गड़बड़ाने वाला है। देखिएगा तो 2 स्टेज फिर से हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम हो गया। सेकंड 1937 में जो है सबसे पहला जीत गए, और उसके बाद यहाँ पे काम शुरू अब ये हो गया कि क्या अब राज्य में जो इलेक्शन हो उसमें भी लड़े कि नहीं लड़े। तो 1934 में जीत गए, 35 में एक्ट पास करा दिया। अब 37 में फिर क्या सोच रहे हैं कि राज्य में लड़ेंगे, समझ में आ रहा है। और राज्य में लड़ेंगे तो सर कुछ ना कुछ तो होगा। जरा आइए अब हेडिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डाले थे उसका फीचर देखेंगे कि उसमें क्या क्या मिला। सर मैं पहले बोल दे रहा हूं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। जैसे क्या पूछता है कि 1935 में बाई कैमरलिज्म लिया गया कि नहीं, या पूछ देगा कि डायरकी कौन से एक्ट से लिया गया, या डायरकी कब समाप्त हुआ, या फिर किस बेसिस पर 1935 बनाया गया। क्योंकि 1935 के बेसिस पे बहुत सारा चीज हमारे संविधान में अभी भी शामिल है, इसलिए 1935 का बहुत बड़ा रोल है। लगभग उठा के पूरा 1935 वाला संविधान में छाप दिया, तो इसीलिए 1935 बहुत नेसेसरी है हमारे लिए। क्या बुझा रहा है? तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि 1935 जो बना वो क्या क्या बेसिस पे बना, क्या क्या पॉइंट था, क्या एक बना। इधर देखो, मैंने नेहरू रिपोर्ट पढ़ाया था, मैंने आपको जिन्ना का कितना पॉइंट पढ़ाया था, कम नहीं 14 पॉइंट। ये सारा जो पॉइंट था, गांधी जी का 11 पॉइंट भी था। ये सारा डिस्कशन डिमांड जो लोग मांग रहे थे वो फुलफिल उस समय नहीं हो रहा था, थोड़ा हो रहा था, थोड़ा लॉलीपॉप देके छोड़ रहा था। उसी का बेसिस बनाकर जब कांग्रेस जीता तो उसमें से बहुत सारे पॉइंट को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया ताकि लोग खुश हो जाएं। और कांग्रेस खुश हो गया तो कांग्रेस खुश होने के बाद मामला है, कांग्रेस को कुछ समय बाद समझ में आ जाता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। लेकिन देखिए क्या फीचर था। तो पहला
द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन ऑगस्ट 1935। ये एक्ट बन गया, और एक्ट बन गया मतलब पूरा पास हो गया, प्रेसिडेंट का साइन। बेसिस ऑफ द एक्ट, किस बेसिस पे बनाया गया? पहला, साइमन कमीशन जो रिपोर्ट सौंपा था, अरे बताया था ना, जो रिपोर्ट सौंपा उस बेसिस पे। दूसरा, रिपोर्ट ऑफ ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, नेहरू कमेटी रिपोर्ट, क्या बुझा रहा है? तीसरा बेसिस, द डिस्कशन ऑफ द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी गए थे कि नहीं गए थे? नहीं गए थे तीसरा में, पहला बार में नहीं गए, तीसरा में बीचवा में गए थे, दूसरा। तो इस पे जो डिस्कशन हुआ उसके बेसिस पे बना। क्या सब सुन पा रहे हो? उसके बाद नीचे व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर का डिस्कशन मैंने किया था थोड़ा सा अलग तरीके से। बाकी उसके बाद द ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी रिपोर्ट, उसके बाद लोथियन रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, डिटरमाइन द इलेक्टोरल पोजीशन ऑफ द एक्ट। तो सर पहले लिखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लिखना द बेसिस ऑफ, अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब बोल रहा हूं तो GOI शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना, ताकि आपका टाइम भी बचे और समझते रहना। GOI, GOI, द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज, पहला लिखना साइमन कमीशन रिपोर्ट, शॉर्ट टकाटक लिखते जाना, साइमन कमीशन रिपोर्ट। दूसरा, नेहरू रिपोर्ट। तीसरा, व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर। उसके बाद डिस्कशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बताऊंगा ये व्हाइट पेपर, हालांकि मैं जिक्र किया था लेकिन इसको बता दूंगा, व्हाइट पेपर। और व्हाइट पेपर में आप 1933 भी लिख लेना। उसके बाद डिस्कशन ऑफ 3rd राउंड टेबल, तो कॉन्फ्रेंस याद है ना, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो पहला, दूसरा तो मैंने बताया था, डंडा 1, गांधी 2, कंपोनेंट 3 टेक्निक था। एंड चौथा लिखना लोथियन रिपोर्ट, और लोथियन रिपोर्ट लिखना, लोथ नहीं था ये बहुत काम का है, ये लोथियन रिपोर्ट फॉर द इलेक्टोरल प्रोविजन, इलेक्शंस फिर कैसे होंगे, कितना क्या प्रावधान होगा, इसलिए लोथियन कमेटी रिपोर्ट बड़ा जरूरी है। लोथियन रिपोर्ट, तो क्या क्या बेसिस हो गया हुजूर गिनवाइए। पहला बेसिस क्या हो गया? साइमन कमीशन रिपोर्ट। दूसरा, नेहरू रिपोर्ट। तीसरा, व्हाइट पेपर। चौथा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीसरा वाला में डिस्कशन जो हुआ वो बेसिस बनाया गया। उसके बाद फिर आपका लोथियन रिपोर्ट, इतना दिमाग में रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब लोथियन कमेटी में मैंने बोला जब भी कोई कमेटी बनेगा, सुन लो बताया हूं पहले से, उस कमेटी का जो हेड होगा उसी के नाम पे कमेटी का नाम हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी जो कमेटी के चेयरमैन हो कौन है? लॉर्ड लोथियन, और उसी के नाम पे काम हुआ है। तो इसने कुछ बात बोली, और वो बात जो है इलेक्शन से रिलेटेड सिर्फ था। पहला बोला, इट इज अ कमिटी, द इंडियन फ्रेंचाइज कमिटी विच वुड बी सुटेबल फॉर द सिस्टम ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये बढ़िया बढ़िया घी दूध की नदियां बहाएगा और बाद में जो है पैर काट के लेके चला जाएगा। दूसरा बोला गया कि परसेंट या फिर 1% या 5% ऑफ द सीट्स इन बोथ प्रोविंशियल, प्रोविंशियल मतलब क्या है? स्टेट से रिलेटेड है, एंड द असेंबली शुड बी रिजर्व फॉर वीमेन। इसने बोला 1% हो, 1% से 5% तक सीट्स जो है रिजर्व रहेगा, किसके लिए? महिलाओं के लिए, चाहे वो राज्य में हो चाहे वो असेंबली केंद्र में हो। दूसरा, प्रोपोज्ड एजुकेशन एंड प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन फॉर वोटर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूर बोला गया है, प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन बोला गया, लेकिन कमाल की बात है अगर ये पास हो गया रहता और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर उनके लिए होता जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आज हमारे लिए बहुत सारा चीज ठीक ठाक होता। देखो पढ़ाई का आप एजुकेशन सिस्टम कितना भी कमजोर कह रहे हो, लेकिन अगर कोई आदमी PhD किया हुआ है, चाहे कोई आदमी अगर PG ढंग से अगर किया हुआ है, तो जो उस प्रोसेस में वो सीखता भी है ना, तो मैच्योरिटी सीख जाता है। अगर वो फिर इलेक्शन लड़ेगा तो कहीं ना कहीं उसको काम आएगा। अब जो अंगूठा छाप है, मान लो 6ठा में पढ़ा, 8वां में पढ़ा, उसके बाद आगे बन गया। अब वहां पर जैसे कि विधायक जी आइए साइन करिए, विधायक जी कह रहे कहा कहते तो पढ़ लड़ रहे हैं, उनके लिए नहीं है। तो ये सबसे बड़ा। उसके बाद गांधी डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट, ये तो पहले से भी डिमांड करते थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया गया, दैट वाज रिजेक्टेड। बट इनका कुछ दूसरा पॉइंट सहमति हो जाएगा। इंक्रीजेज इन द नंबर ऑफ क्वालिफाइड वोटर इन द प्रोविंस एंड मेड ए स्पेशल प्रोविजन टू गारंटी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन एंड द अनटचेबल्स। मैंने क्या बोला? बीच का रास्ता क्या निकाला गया था कि सर जो सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड किया गया था, तो बोला कि देखो सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं होगा, संख्या बढ़ा दो। समझ में आ रहा है कि उधर से ज्यादा हो जाएंगे, इधर से ज्यादा हो जाएंगे, तो संख्या बढ़ा दो, अलग नहीं करो।
क्लियर है? तो ये बात इसने भी बोला। लेकिन गांधी जी का जो था कि 18 साल और यूनिवर्सल सफरेज वाला मताधिकार जो होना चाहिए, वो भैया अभी के लिए रिजेक्टेड है, 18+ वाले नहीं। उसके पीछे अंग्रेजों का मन से एक ही था, उनको लगता था हरामखोरों को कि 18+ अगर हो जाएगा तो इंडिया में तो पॉपुलेशन ऐसे ही ज्यादा, भैया अंग्रेज तो कितना भी है तो मुठिए भरना है यहाँ पे। अब सर यहाँ के ज्यादा पॉपुलेशन होगा, तो अभी 18+ जैसी हुआ, यानी कि सारा लोग क्या हो गया, एलिजिबल हो गया वोट के लिए। अब सारा लोग एलिजिबल हो गया, तो अब अंग्रेज फिर कैसे कंट्रोल कर पाएगा? उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है? क्योंकि अब जैसे ये लिमिटेड रखेगा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखेगा, तो बहुत मुट्ठी भर लोग हैं उस समय जो भाई अभी इतना लिटरेसी रेट नहीं है, तो उस समय इतना लिटरेसी रेट कहाँ है? और पौडेल जिनको पढ़ाया था बोला था आजादी के समय तो हमारा 9% महिलाएं शिक्षित थी और 16% पुरुष शिक्षित था। तो इसको तो पता था कि अगर हम जैसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालेंगे सब कम सिमटेगा, और जो पढ़ा लिखा आदमी है वो हमारा ही बात तो मान रहा है। यही तो पहला गलती 1897 में हुआ, वो न्यूट्रल रहा क्योंकि उसको लगता था कि अंग्रेज ही हमारा सुधार करेगा, ये पढ़ा लिखा आदमी का। तो लॉजिक क्या है, उसने जानबूझकर काम किया। तो ओवरऑल हम बात बोले तो लॉर्ड लोथियन का जो कमिटी कभी पूछे तो किस बेसिस पे है, इलेक्टोरल बेसिस पे। इलेक्शन के प्रोसीजर में उसने बताया कि कुछ सीट्स महिलाओं के लिए और कुछ सीट्स नहीं। तो लॉर्ड लोथियन जहां लिखे उस पर पॉइंट ऐड कर लीजिए फटाफट, उस पर आगे बढ़ते हैं। पहला लिख लेना 1% और 5% सीट्स रिजर्व फॉर वीमेन एंड 1% और 5% सीट्स रिजर्व फॉर वीमेन लिख देना। वन परसेंट, हाँ मतलब ये जो बताया जा रहा है देखना, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, स्टेट्स में, ठीक है, स्टेट्स में वीमेन का सीट ज्यादा। उस समय वीमेन तो घर से बाहर ही निकलती थी, बाहर निकलने का चांस नहीं है, सीट देके क्या करोगे? अब आज भी देखो ना, उस समय का बात छोड़ो, अभी देखो, अभी अगर हम लोग सीट दे भी दिए कि लो 1/3, तो कितना है, मुखिया पति ना है जी, मुखिया पति काम कर रहे हैं, मुखिया कहां काम कर रही है। तो लॉजिक क्या है कि उस समय ये सिर्फ इसलिए दिया गया था क्योंकि इस पे भी दबाव था। देखो आप कभी इस एंगल से भी सोचना कि जो सरकार हम पे राज कर रहा है, उस सरकार, उसका भी कहीं सरकार है, और उसका सरकार का इंग्लैंड में है, और मैंने बोला दो पार्टी जो कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी है, तो दबाव तो भी डालेगा। उस समय ह्यूमैनिटेरियन और मानव अधिकार ग्रुप था भी, वो भी सरकार पे दबाव डालेगा कि अगर आपका सरकार वहां है तो अभी तक ये क्यों नहीं मिला, अभी तक ये अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है। अगर आपका, चूंकि भाई क्वीन एलिजाबेथ के अंदर है, तो क्वेश्चन मार्क उन पे भी तो वहां की सरकार उठाएगी, उनको गिराने के लिए कि अगर आप हमारा सरकार और हमारा वर्चस्व उस कंट्री में है तो वहां पे इनको क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही है। तो ये सारा पॉलिटिकल प्रेशर होता है। देखो ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, कोई भी प्रोसेस हो, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है। जैसे अगर मान लो फोन करके बोला कि सर आपको, आपने जो किया था इधर ध्यान समझना, उसका जवाब दे, रिपोर्ट दीजिए, हम लोग रिपोर्ट बना के भेजना है। अब जैसे ही हुआ ना, बढ़िया बढ़िया लोग क्या है, प्रेशर में आ जाएंगे। आप IAS ऑफिसर है और आपके मानव अधिकार का एक ऑफिसर आ गया कि हत्या हुआ था आपके जिला में और नृशंस हत्या हुआ था, उस हम लोग रिपोर्ट बनाने आए, तो प्रेशर में तो आइएगा आप। और इसलिए यहां पे ध्यान में आपको रखने वाली बात यह है कि सीट्स बस ये इसलिए दिया जा रहा था कि सब कुछ ठीक लगे। अरे पेन और पेपर पे बहुत सारा कुछ ठीक लगता है, पेन पेपर पे जब नेता लोग बोलते हैं कि इतना परसेंट शौचालय बन गए, इतना बन गया, तो आप सोचते हैं कहां बना रहे, लेकिन उनके रिपोर्ट, भाई कोई आदमी नेता को देखो क्या बोलता है, इस बेसिस पे हम लोगों ने 10,200 करोड़ खर्च कर दिया। अब आप कह रहे कहां कहां हुआ है भाई, हमारे इधर तो नहीं हुआ है, लेकिन पेपर पे ऑन रिकॉर्ड है, तो कुछ वैसा ही यहाँ रिकॉर्डेड है। महिलाएं तो वहां निकल नहीं पा रही थी, 1% का बात ही हटाओ, और जो 1% मुट्ठी भर थे तो पढ़ने लिखने वाले थे, तो भी गाइडेड थे कि अंग्रेज जो है सुधारने के लिए आए हैं। खैर, अब इसके बाद दूसरा ये लिख लीजिएगा 1% to 5% सीट्स रिजर्व फॉर वीमेन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, गांधीज डिमांड वाज रिजेक्टेड ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ये पॉइंट जरूर लिखिएगा क्योंकि आगे चलकर ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं किया था, तो इलेक्शंस में था, और कांग्रेस तो बार बार पूर्ण स्वराज और डिमांड कर ही रहा था, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया था कि हाँ आपके अंदर सरकार में है। बस 1934 के इलेक्शन में बोला कि हम भी आते हैं और देखते हैं कि सरकार कैसे चलाया जाता है, और अंत तक फायदा क्या होगा। देखिए हर चीज आप जब एक्शन लेते रहो, तो गांधी जी की एक बात था कि हमेशा एक्शन लेते रहो, खाली मत बैठो। इसका फायदा ये होगा कि जब वापस से हमारा सरकार आएगा 47 में, तो हमको पता है कि हमने उस समय क्या गलती करी थी, क्योंकि उसमें था ना, उसमें हम देख रहे थे लोगों को कि क्या वो अंग्रेज क्या कर रहा है, क्या उसको करना चाहिए। जैसे आप सिस्टम में गए, आप IAS ऑफिसर मान लो बने, ठीक, और आप बने, और आप मान लो जब अभी ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप किसी DM के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हो। अब आप किसी DM के अंदर हो तो आप तो देख रहे हो ना कि DM क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। उस समय आप उससे सीख रहे हो, उस समय आपके पास पावर नहीं है कि आप कुछ कर पाओगे, लेकिन आप सीख रहे हो, तो आपको नहीं कभी कभी लगता है
कि इस चीज को ऐसे ढंग से किया जाता तो ज्यादा बेटर रहता, लेकिन आप चूंकि बोल नहीं पा रहे हो क्योंकि अभी आपके अधिकार में नहीं है, तो आप उसको इंप्लीमेंट तब करोगे जब आप किसी जिले के डीएम बन जाओगे। तो सिमिलरली ये लोग जब इसमें थे, इसका फायदा ये हुआ कि ये चीज उस समय नहीं हुआ था, अब हमें ये चीज करना चाहिए, और ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज आएगा जो मैं आगे लिखवाऊंगा। तो खैर ये पॉइंट आपको लिख लिए, उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट, ये लिख लिए, अब उसके बाद लिखिएगा इंक्रीजेस द नंबर ऑफ क्वालिफाइड वोटर। ध्यान से देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ क्वालिफाइड वोटर्स, और कितने परसेंट शिक्षित हैं वोटर के लिए। इसने बताया कि एक एजुकेशन होना चाहिए, एक इतना प्रॉपर्टी होना चाहिए, वो वोट दे सकता है। अब सर आपको सोच के देखो, जमींदार लोग जिसके पास प्रॉपर्टी सब उन्हीं के पास है, और जमींदार लोग, मैंने बार बार बोला, वो लोग लोअर कास्ट को देखने चाहते हैं, वो अंग्रेज की बात अंग्रेज के मानेंगे क्योंकि अंग्रेज ही तो सब कुछ दे रहे हैं, काम और सब कुछ। तो लॉजिक क्या है, ये नाम है कि नंबर ऑफ क्वालिफाइड वोटर्स, नंबर ऑफ वोटर नहीं, नंबर ऑफ क्वालिफाइड वोटर। नंबर ऑफ क्वालिफाइड वोटर मुट्ठी भर है, और मुट्ठी भर अंग्रेज के हाथ में है, जिधर में उधर अपना काम करवाएंगे। तो नंबर ऑफ इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वालिफाइड वोटर्स, हाईलाइट करना क्वालिफाइड वोटर्स पे। एंड स्पेशल प्रोविजंस फॉर वीमेन एंड अनटचेबल्स। जो छुआछूत का था, सर आज तो बहुत अच्छे लाइफ जी रहे हैं आप, हर कोई, वो तो ऐसा समय था कि आप मतलब अभी भी जो लेवल पे है वो उस लेवल पे नहीं है। आज यहाँ पे बैठ रहे हैं क्लासरूम में और अच्छे ढंग से, वहां तो सर बैठना मुश्किल है। सोचो उस समय जब अब्दुल कलाम थे तब इतना ज्यादा भेदभाव हो गया था, उनके साथ क्लास का घटना है, सच्ची का घटना है। तो उस समय तो पानी सर, गिलास का पानी और छू दिया तो सर पूरा घर साफ करा जाता है, पूरा घर एक काम किया जाता है। और इसका मैंने हिंदी साहित्य में जिनको कहानी के लिए पढ़ाया था, तो उसमें बताया था आपको एक कि उसमें कैसे उसको बुलाता है, उससे सारा दिन भर पंडित जी जो है काम करवाते हैं, और पंडित जी पूरा उसका बोलते थे लकड़ी फाड़ दो, चीर दो, काम हम करवा लेते हैं। और काम हम करवाने के बाद क्या करते हैं उस स्टोरी में कि वापस से जब ये बेचारा भूखा है, प्यासा है, ठीक है, अब बेचारा कहता है कि तनी नहीं होगा खाना देते हैं, चिलम ही फूक लेते हैं। चिलम फूकने के लिए आग मांगता है तो पंडिताइन आग देह पर बिक देती है, उसके कपार पर पड़ता है आग, और कपार पे आग पड़ने के बाद सर उसका पूरा का पूरा जो है जल जाता है बॉडी। तो उसमें दिखाया है कि किस तरीके से जो भेदभाव है वो काम किया गया, और फाइनली बाद में अलग अलग भेदभाव का अलग अलग कहानी के माध्यम से जिक्र किया गया है। तो लॉजिक यही है कि नंबर ऑफ क्वालिफाइड वोटर्स बढ़ाकर अंग्रेज कहीं ना कहीं अपना जो है मामला निपटा रहे थे। अब आते हैं इसके जस्ट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, तो ये लिखिए अनटचेबल्स। ये अनटचेबल्स पर हाईलाइट करना, अनटचेबल्स, छुआछूत। अभी तो सर बहुत ठीक है, बहुत क्या, बहुत ठीक है। आप जहां रह रहे हैं आपको पता तक नहीं अभी, नहीं तो पहले तो सर पहले जाति पूछा जाता था पहले, आज तो लिमिटेड। अगर मान लो किसी को पता भी चल गया ना तो आज वो इग्नोर कर देता, चलो क्या होगा, जाएगा जाएगा। पहले सर छिपा छू दिए तो समझ रहे हैं सर, सजा होगा अलग लेवल पे। कोई बाहरी अगर उस कास्ट का है तो जैसे है तो उसके लिए प्लास्टिक का गिलास अलग रहता है, उसके लिए वो भी गिलास अलग रहता है, उस गिलास में पानी दिया जाएगा। इस तरीके से कांड होता था। तो आज जो आप और हम लाइफ जी रहे हो बहुत बेहतर लाइफ में जी रहे हैं, एटलीस्ट उन अनटचेबल्स का कांड नहीं है। खैर अब उसके बाद आते हैं इसके आगे का पॉइंट और समझते हैं। तो यहां तक हो गया। तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का हमारे पास सब कुछ हो गया। क्या बेसिस क्या था, अरे है ना, किस बेसिस में बताया, नेहरू कमेटी, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सारा कुछ, साइमन कमीशन का रिपोर्ट। और उसके बाद हमने कुछ पढ़ा इसके अंदर कि क्या क्या चीजें लोथियन कमेटी में था। लोथियन कमेटी ज्यादातर किस बेसिस पे था, इलेक्शंस के बेसिस पे, कितना सीट्स मिलना चाहिए, किसको अधिकार, किसको नहीं मिलना चाहिए। यहां तक क्लियर। अब जरा इस पॉइंट को जरा देखिएगा, मैं 2 मिनट आपसे चाहूंगा कि इस पॉइंट पे एक बार रीड करिए ध्यान से, और इस पॉइंट में बहुत कुछ है आपके लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और कैरेट और स्टिक पॉलिसी तो पता ही है, गाजर दिखाओ और दौड़ाओ, याद नहीं है। घोड़ा को, गधा को ऐसे ही तो किया जाता है, उसको थोड़ा सा दिखा दिया जाता है फिर दौड़ाया जाता है, ताकि उसी बेसिस पर आगे बढ़ता चला जाए। दो क्वेश्चन उठता है कि आखिर 1935 क्यों, और इतना क्यों मेहरबान है अंग्रेज। तो वाई, कुछ आंसर समझ में आ रहा है वाई? वाई यही समझ में आ रहा है कि भैया दोबारा से फिर से उतना आंदोलन तेज ना हो, उस आंदोलन को दबाने के लिए इनको प्यार मोहब्बत और थोड़ा बहुत जो है लॉलीपॉप देके शांत रखो, पहला चीज।
तो इसीलिए जैसे पूछा है व्हाई दिस एक्ट, व्हाई दिस कोलावेरी, तो पहला पॉइंट क्या है, वरीड अबाउट मास मूवमेंट इन इंडिया। उसको पता था स्पेशली ड्यू टू पोस्ट वर्ल्ड वॉर इवेंट इन इंडिया। पहली बात कि सर ये जो इतना रिवॉल्यूशन हुआ और इतना ज्यादा आंदोलन जो हुआ उसके अंग्रेज परेशान हुआ, तो बार बार अंग्रेज क्या बोल रहा था, हम वो सब कुछ दे देंगे, आंदोलन बंद कर दो बापू। लेकिन आंदोलन बंद नहीं होने का नाम ले रहा था, तो इसलिए दे दिया कि चलो आंदोलन बंद कर देंगे। क्लियर। दूसरा सप्रेशन है, देखो दबाना चाहता था नेशनलिस्ट मूवमेंट को डिवाइड एंड रूल से। न्यू स्वराजिस्ट अलग हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन में हला दिया, आपस में ही लोग क्या है हो गया, लड़ना पिटना शुरू कर दिए। अरे भैया आप सोच के देखो, समझ के देखो, अगर आप डीएम हैं, हालांकि इस बेसिस पे बोला सीरियस मत लेना, बस एग्जांपल के लिए मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो आप डीएम हैं, आपकी वाइफ भी डीएम है, तो दोनों एक ही जिले के होंगे, अलग जिले के होंगे, अलग जिले के होंगे। दोनों का अलग अलग लेवल पे टैकलिंग करने का प्रोसेस होगा, वहां का सिचुएशन अलग है, आपका सिचुएशन अलग है। अब घर में आके अगर आप दोनों अपने अपने जिले का डिस्कशन करते हैं तो ये रिलेशन नहीं चलेगा। मैं पहले बता देता हूं, रिलेशन तभी लिए कि जब आप आईएएस बनो तो कोनो ऐसा बेरोजगार को पकड़ो जो मतलब खाली बेरोजगार हो, और लड़की लोग के स्पेशली, और सब बर्तन तो मजवाओ, सारा घर का काम करवाओ, फायदा में रहोगे। लेकिन लड़की लोग का क्या दिमाग जो चला था, भेजा से यहाँ नीचे टूना में, अब वो लोग क्या करते, आयुष बना है तो हम आयुष से शादी कर लो, खुशी कभी नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारा बात ही नहीं मानेगा ना, तुम्हारा सोचेगा। तो अगर सुखी रहना है तो डिस्कशन मत करो। सेम वही कांड यहाँ पे, जब एक राज का दो आदमी, एक न्यू स्वराज कहीं और से जीता है, फिर एक कांग्रेस कहीं और से जीता है, ये दोनों आदमी जब आपस में बहस करेगा तो क्या करेगा, ये अपना प्रॉब्लम बताएगा, वो अपना प्रॉब्लम बताएगा, बहस होगा। जैसे नीतीश कुमार का पार्टी, अब नीतीश कुमार का पार्टी किसके साथ, तेजस्वी यादव का पार्टी के साथ। अब दोनों मान लो किसी एक का सीट कहीं पे जीता है, किसी एक का सीट कहीं जीता है, तो बवाल तो होना ही होना है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज जानबूझ के करवा रहे थे कि लोग आपस में लड़ो। भैया आंदोलन देख रहे हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, साल्ट सत्याग्रह, इतना लंबा लंबा शोर आंदोलन हुआ है, उन सब को दबाने के लिए 1935 में काम कर दिया गया कि अब शांत रहो, मामला निपटाओ। दूसरा, कांग्रेस को इधर ध्यान से देखना, एक बोला गया कि कांग्रेस पार्टी एंड अदर पॉलिटिकल पार्टी वुड सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, सब के सब संवैधानिक सुधार वाला में। जबकि एक कांग्रेस क्या बोला था, जवाहरलाल क्या, हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, हमको संविधान का सुधार फलना ठिकाना नहीं चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, मतलब वो पावर हमारे हाथ में आएगा और हम अपने हिसाब से फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। लेकिन क्या बोला गया, सुधार करेंगे। सुधार क्या करोगे भाई, हम अपने हिसाब से बनाएंगे, अपने हिसाब से करेंगे। तुम कौन होते हो, माइकलाल समझना ध्यान से, इधर देखना, लिमिटेड पॉलिटिकल पैकेज टू इंडियंस। और यहाँ पे इतना छोटा सा एक पैकेज दे दिया कि ये लो, आप मांगे थे 1 करोड़, कल 1 लाख ला, खुश रहा। और उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 शुड बी सीन इन दिस पर्सपेक्टिव टू। तो ध्यान से समझना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की डिस्कशन करें तो सबसे पहला इसका मकसद क्या था, क्यों बनाया गया, तो पहला कि नेशनल मूवमेंट को सप्रेस कर दिया, दबा दिया जाए। और दबाने के लिए इन्होंने कौन सा पॉलिसी खेला, डिवाइड एंड रूल, जो अब तक खेलते आ रहे। क्या सुन पा रहे हो, तो लिखो व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्वेश्चन मार्क डालो। और पहला पॉइंट ये इतना तक लिख लेना, क्योंकि अंग्रेजवा जो है डरा हुआ था, वरीड अबाउट मास मूवमेंट इन इंडिया, इतना ही तक लिखना, वरीड अबाउट मास मूवमेंट इन इंडिया। डरा हुआ था वो कि भैया कभी भी कुछ भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट ऐसे लिख लेना, वीकेन द नेशनलिस्ट मूवमेंट थ्रू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल समझ रहे हो ना, फुट डालो। और तो वीकेन द नेशनलिस्ट मूवमेंट थ्रू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के रख लेना। एंड तीसरा लिखना, लिमिटेड पैकेज, यहां से लिख लेना, लिमिटेड पॉलिटिकल पैकेज लिखना, लिमिटेड पॉलिटिकल पैकेज, लिमिटेड पॉलिटिकल पैकेज टू इंडिया, लिमिटेड पॉलिटिकल पैकेज टू इंडिया वाज गिवन just like carrot and stick policy। कैरोट, गाजर आगे से दिखाओ, पीछे से डंडा लगा दो, तो कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी। राजा जी देखना अभी भी क्या बोल रहे हैं, शुरुआत से बोलते आ रहे थे ऐसे कैसे, इनका आदत सुधरेगा नहीं।
तो सर यहाँ पे एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया और बोला गया कि रजवाड़े को भी अलग अलग फेडरेशन में बांट देंगे। तो ये बोला मेरे पास एक पिलान है, तो क्या बोल रहे हैं, नो पिलान बाबा। क्या लिख रहा है, ऐसे पहले रॉबर्ट क्लाइव ने भी दिया था पिलान, और ऐसा प्लान दिया कि हमारा पूरा का पूरा जो है, अरे राजा महाराजा का सब टोपी भी उतार दिया गया, ना टाइटल लगा सकते हैं ना आपका आगे का कुछ होगा, सब खराब, खत्म, एक ही मिनट में खत्म। बताया था ना, और सीधा क्या हो गया कि बस बाद में फिर इज्जत देने के लिए क्या किया, बोला कि ठीक है सब कुछ दे दिया जाएगा, लेकिन आपको क्वीन एलिजाबेथ के अंदर रहना पड़ेगा। तो राजा महाराजा के साथ ये सब कांड कर दिया कि अब ना महाराजा धीराज के टाइटल लगाइएगा ना कुछ लगाइएगा, वो सब काम गया, और ना ही आपका वंशज अब इसके आगे कोई काउंट होगा, आप हो गए एकदम खत्म। अब जरा आना नेक्स्ट उसके बाद, तो इसमें एक नाम आएगा, आपको ध्यान से देखना, जैसे ही बताया गया ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा, तो इसमें बोला गया एक तरफ प्रोविंस होगा, एक तरफ प्रिंसली स्टेट्स होगा। ध्यान से समझना, रजवाड़े लोग का भी खतरे में है, जो मजे में जी रहे हैं। डिवाइडेड द पावर बिटवीन द तीन जो है टर्म्स हो गया। कौन कौन सा लिस्ट है, फेडरल यूनियन लिस्ट जो बाद में नाम चेंज हो गया, प्रोविंशियल स्टेट लिस्ट, और कॉन्करेंट लिस्ट इस समय भी था, अभी भी है। तीन लिस्ट पहले से बताते आ रहा हूं, तो सर कुछ इसमें आएगा, कुछ इसमें, कुछ इसमें। इधर ध्यान से देखना, एबोलिश्ड डायरकी इन द प्रोविंस, डायरकी इन द प्रोविंस, और मैंने शुरुआत में भी बोला, ध्यान से समझना, आप जो बोलने वाला हूं अब ध्यान से उसको समझना। जो बाइकैमरलिज्म लिखो उसमें एक पॉइंट लिखो। अच्छा, उस पॉइंट से पहले एक चीज और लिख लो आप, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाई वाला हो गया है, अब लिखना फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। और उसमें पहला पॉइंट लिखना एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन हो गया। ये पहला पॉइंट बस लिख के रखना। अब जहां पे लिखवाया था ना डायरकी और क्या बाइकैमरलिज्म, उसमें अब जो मैं पॉइंट बोला हूं लिख लो। पहले लिखो बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म लिखो। लिखने बाइकैमरलिज्म में लिखना इट इज द डिवीजन। अच्छा, इसको समझ लो पहले तब लिखना, तब ज्यादा मजा आएगा। लिख लो। देखो, तीन चीज पहले बताया हूं, अभी के प्रेजेंट समय में हमारे पास तीन चीजें, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना जी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो ये तीनों की जो बात कर रहा हूं, ये लगभग अभी केंद्र पे बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना। अब ये जो लेजिस्लेटिव है वैसा ही, फिर विधायिका वाला पार्ट जो है नीचे जब आएंगे राज्य में इलेक्शन वैसे ही हो, जैसे मान लो एमपी का इलेक्शन हुआ तो फिर विधायक का इलेक्शन हुआ। तो कहने का बात क्या है, बाइकैमरलिज्म बोला गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब भी कोई हम बांटते हैं, दो डिवाइड करते हैं, तो वो होता है बाइकैमरलिज्म। ध्यान से समझना, मतलब सेंटर लेवल पे लेजिस्लेटिव में जब कोई पार्ट डिवाइड हो तो उसको क्या बोलेंगे, बाइकैमरलिज्म। ध्यान से समझना। लेकिन जब कोई राज्य में, स्टेट में डिवाइड हो सब्जेक्ट्स दो तरीके से, उसको बोलते हैं डायरकी। और मैंने आपको पढ़ाया था, एक होता है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक होता है कौन सा, रिजर्व सब्जेक्ट। अरे बताया था ना, बताया था पहले ही, डायरकी में बताया था कि डायरकी में एक होता है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक क्या होता है, रिजर्व सब्जेक्ट। तो वहां पे किस बेसिस पे होता है, केंद्र में बंटवारा होता है कि राज्य में, राज्य में, स्टेट में। लेकिन जब हम बात करते हैं बाइकैमरलिज्म का, तो ये कहां पे हो रहा है, स्टेट में है कि सेंटर में, सेंटर में। तो सब ध्यान से समझना, यहां क्या पॉइंट लिखा हुआ है, एबोलिश्ड डायरकी इन द प्रोविंस, मतलब डायरकी को राज्य से खत्म कर दिया गया और फिर डायरकी को सेंटर में ले आया गया। यानी कि जो इधर डायरकी राज्य में क्यों था कि भैया ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, ये मान लो एग्रीकल्चर, एजुकेशन, पुलिस, एक तरफ रिजर्व सब्जेक्ट है कि ये लो आपका डिफेंस मिनिस्टर, ये अलग, क्या सुन पा रहे हो, तो उस पर कोई अलग काम करेगा, इस पे कोई अलग काम करेगा। ये कहां पे हो रहा है, राज्य में। और गवर्नमेंट ऑफ जो मैंने 1919 बताया था, उस समय डायरकी में बोला था कि इंट्रोड्यूस करके वहां पे पार्ट डाल दी गया। तो बताना डायरकी राज्य में कि केंद्र में, राज्य में। तो डायरकी गया राज्य में जो पहले था, अब उस डायरकी को हमने चेंज कर कर इस एक्ट के माध्यम से कहां डाल दिया, केंद्र में, और राज्य वाला पार्ट कैंसिल कर दिया। यानी कि अब हमारा पूरा का पूरा फोकस कहां चला गया है, सेंटर पे। अब हमें राज्य से ज्यादा लेना देना नहीं है।
क्या यहां तक क्लियर है? तो लॉजिक क्या है? बाइकैमरलिज्म सेंटर में काम करेगा और यहां पे काम करेगा। ओवरऑल अब राज्य का वैल्यू धीरे धीरे हो रहा है कम। फिर से बोल रहा हूं, समझ लेना, क्लियर है? तो अब बाइकैमरलिज्म में पहले पॉइंट लिखो, उसके बाद उसको समझना। लिखना, बाइकैमरलिज्म इज द डिवीजन ऑफ, फोर्थ कौन सा? ये वाला। जैसे ये बोल दे, अभी बता देता हूं, ध्यान से समझना, रुक जा समझना। डायरकी का मतलब है, जब भी हम बोलेंगे तो ये सब्जेक्ट से रिलेटेड बोल रहे हैं। मतलब कि ये एग्रीकल्चर के बाद ये डिफेंस, ये सब्जेक्ट है कि इस पे कानून ये बनाइए आप। और जब हम बाइकैमरलिज्म बोलते हैं तो ये सब्जेक्ट नहीं, ये एक डिपार्टमेंट है जिसका रोल ये है कि अब मैंने बोला कि विधायक है, विधायक जी के अंदर 2 असिस्टेंट, तो उस विधायक के अंदर 2 असिस्टेंट है, वो अपना काम कर रहा है। हमने ये नहीं बोला कि विधायक के अंदर एग्रीकल्चर वाला ये काम करेगा। तो जब हम बोलते हैं कोई सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, ये एग्रीकल्चर, ये एजुकेशन, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जब सब्जेक्ट की बात करें तो क्या होगा? डायरकी। तो हम जैसे बोले कि डायरकी इन सेंटर, तो अब हमारा पूरा का पूरा बाइकैमरलिज्म और डायरकी दोनों केंद्र में काम करेगा, यानी कि राज्य में पूरा खत्म मामला। इधर ध्यान से समझना। और अब जो मैं लिखवा रहा हूं उसको अब लिखना, तब आगे कंप्लीट है। लिखना, बाइकैमरलिज्म इज अ डिवीजन ऑफ, तेजी में लिखो, हाँ इट इज अ डिवीजन, मतलब बाइकैमरलिज्म लिखवा रहा हूं, डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और हाईलाइट करना इस पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव मतलब क्या? विधायिका की कार्यपालिका, विधायिका। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर, लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर, ये पूरे लाइन को हाईलाइट प्लीज करिएगा। कौन सा? लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर। हम कहां की बात कर रहे हैं? सेंटर की। ये समझना, मैं बता रहा हूं, पूछता है ये द्वैध शासन और बाइकैमरलिज्म, इंग्लिश में देखना वहां पे। तो जब भी पूछेगा ना वो किस एक्ट से आया, कब एबोलिश हुआ, तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि है क्या ये हरामखोर, नहीं तो क्या है, मार के जाइएगा कुछ और एक्ट का क्वेश्चन पूछता है कि किस एक्ट से आया है, किस एक्ट में खत्म हुआ है। तो लिखिएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर, यहां तक डन हो गया। into the upper house and lower house, center into the upper house and lower house। लिख लिए? जहां अपर हाउस लिखो उसको ब्रैकेट में एक पॉइंट लिखो, ब्रैकेट में अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट लिखो, अपर हाउस के ब्रैकेट में काउंसिल ऑफ स्टेट एंड, और लोअर हाउस के ब्रैकेट में लिखना लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर हाउस के ब्रैकेट में लिखना लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर गलती से गैप आपके पास यहां कम पड़ गया है चाहे जो कुछ, तो प्लीज कटम कुटम फरकम फुटकम नहीं करिएगा, उसको फ्रीली अलग से लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट बहुत नेसेसरी है। अभी आप लिखने के बाद उसको साफ सुथरे ढंग से अलग से लिख लीजिएगा, नहीं तो मेंस में आप फंसेंगे और इंटरव्यू में भी फंसेंगे अच्छे से। देखो मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे को अगर 1000 लोग 12 लोग और जितने भी लोग देख रहे हैं, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जिम्मेदारी, कि कॉन्सेप्ट पहले क्लियर रखो, क्योंकि अगर मैंने कॉन्सेप्ट एक गलत बताया तो उतने बच्चों का कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो? इसलिए वो जिम्मेदारी बड़ी जरूरी है इधर। तो डायरकी और बाइकैमरलिज्म अगर क्लियर है तो आपको आगे पॉइंट समझने में आसानी होगा, नहीं तो खाली डायरकी करते चले जाइएगा, कुछ क्लियर नहीं होगा। तो पहले पॉइंट कंप्लीट करो, फिर एक बार और दोहरा देंगे। तो मैंने बोल दिया आपको, क्या बोला? अब मैं फिर से लास्ट में रिपीट कर रहा हूं, लिख लेना। तो बाइकैमरलिज्म इज द डिवीजन ऑफ द टू नहीं, डिवीजन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर इनटू द अपर हाउस एंड लोअर हाउस। क्लियर है? अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट बोल रहे हैं, लोअर हाउस को क्या बोल रहे हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लिखना डायरकी में, देखो इट इज द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, इट इज द प्रोविंशियल लिख लोगे ना, और प्रोविंशियल से यहां मीनिंग मेरा भी राज्य से है। इट इज द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, लिख लिए, which are divided into ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट। मैं पढ़ाया हुआ हूं, मैं बता देता हूं आपको। विच आर डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट, जाके पीछे देखना है, पढ़ाया हुआ हूं मैं।
बहुत ढंग से, उसमें लिस्ट भी लिखवाया था, मैंने बोला था सब जरूरी नहीं है, लेकिन एजुकेशन, पुलिस और ये पार्ट कुछ ध्यान रखना तो काम आसान रहेगा, ये आगे छोड़ेगा नहीं पीछा। तो मैंने दो बात बोल रहा है, इधर देखो बाइकैमरलिज्म और एक तरफ क्या बोला, डायरकी। बाइकैमरलिज्म में बोला कि जो लेजिस्लेटिव है कहां पे, सेंटर पे कि राज्य में, सेंटर पे, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। और जो हम डायरकी की बात कर रहे हैं, इसमें प्रोविंशियल सब्जेक्ट को, हम सब्जेक्ट को डिवाइड कर रहे हैं ना, हम किसी चीज को नहीं, इधर हम बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर और इसमें रहेगा, ये एजुकेशन इसमें रहेगा, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हाउस में डिवाइड कर रहे हैं कि ये हाउस है, ये हाउस है। क्लियर है? तो सर डायरकी में दो हाउस बना नहीं रहे हैं, बल्कि यहाँ पे सब्जेक्ट बता रहे हैं, जिसका एक है ट्रांसफर सब्जेक्ट और दूसरा क्या है, रिजर्व सब्जेक्ट। यहां तक क्लियर है? देखो गया ट्रांसफर, दूसरा हो गया रिजर्व। यहां तक डन? फिर से पूछ रहा हूं, बाइकैमरलिज्म सेंटर पे कि केंद्र की स्टेट पे, सेंटर, डायरकी स्टेट पे, तो डायरकी स्टेट पे और बाइकैमरलिज्म कहां, सेंटर पे। कौन सा दोनों में से दो हाउस में बटा हुआ है, बाइकैमरलिज्म। कौन सा दोनों दो सब्जेक्ट में बटा हुआ है, डायरकी। यहां तक क्लियर? एकदम क्लियर, बस कॉन्सेप्ट में चाहिए एकदम कटाकट, ठीक है। तो अब जो इसका फीचर है, फीचर में आप लिखे थे ना, फीचर्स लिखवाया था जो, अब आपको चूंकि सब क्लियर है तो पहला फीचर इसमें आपको दूसरा तीसरा लिख लेना है। तो पहला फीचर एक तो मैंने बोला ऑल इंडिया फेडरेशन क्रिएट हुआ, समझ में आ रहा है। दूसरा लिखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट वेर क्रिएटेड। तेजी में लिखना, फेडरल लिस्ट, इसको क्या बोलेंगे, नहीं बाइकैमरलिज्म में नहीं बोलेंगे, अभी पहले लिख लो, मैं बता देता हूं। अभी इसको अलग देखो, ये अलग पार्ट है, अभी अलग पार्ट है अभी, लेकिन आपको बता दूंगा मैं कनेक्ट करने का। फेडरलिस्ट, फेडरलिस्ट का ही नाम बाद में चेंज करके क्या हो जाएगा, यूनियन लिस्ट। उसके बाद एक हो जाएगा प्रोविंशियल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और उसके बाद होगा समवर्ती सूची। तो संघीय सूची, राज्य सूची, और कौन सा हो गया, समवर्ती सूची। देखो अब ध्यान देना, हालांकि ये जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूं, मैं पहले बोल देता हूं, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपके समझ के लिए मैं बता रहा हूं। ये क्या है, लिस्ट है, लिस्ट, ये कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ये लिस्ट है कि यूनियन लिस्ट में एग्रीकल्चर आएगा, यूनियन लिस्ट में एजुकेशन आएगा। कुछ बुझा रहा है? तो ये सब्जेक्ट डिवाइड हो रहा है कि हाउस डिवाइड हो रहा है, सब्जेक्ट, तो ये डायरकी की तरह काम करेगा। कुछ बुझा रहा है? आप केंद्र उन पे मत सोचना, अभी हम सब्जेक्ट की बात करें। क्लियर है? तो सर ये जब भी कोई डिपार्टमेंट बने, अपर हाउस लोअर हाउस, तो क्या हो जाएगा, बाइकैमरलिज्म। और जब कोई सब्जेक्ट पे हो कि एग्रीकल्चर, पुलिस, फाइनेंस, तो सर उसको क्या बोलेंगे, डायरकी पे। हालांकि मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ये दिमाग में जितना बताओ उतना ही रखना। अब तीसरा पॉइंट लिखना, डायरकी वाज एबोलिश्ड। फीचर्स में तीसरा फीचर मैं क्या पढ़ा रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ा रहा हूं, 1935 पढ़ा रहा हूं। उसके अंदर एक फीचर है, फेडरेशन क्रिएट हो चुका है, 3 लिस्ट क्रिएट हो चुका है, और डायरकी जो है अब प्रोविंस में खत्म हो चुका है, यानी कि स्टेट में डायरकी खत्म कर दिया गया है और सेंटर में डायरकी को ला दिया गया है। यानी कि केंद्र में अब बाइकैमरलिज्म भी चलेगा और केंद्र में अब डायरकी भी चलेगा, यानी कि सब्जेक्ट भी केंद्र में, जो पहले बंटवारा नहीं था। अरे पहले क्यों बंटवारा नहीं था, इधर देखो, क्योंकि सब का सब होल एंड सोल अंग्रेज ही तो था, उसको बंटवारा क्या करना है, सब वही काम कर रहा था। अब 1934 इलेक्शंस के बाद चूंकि हमारा भी तो लोग है उसमें, अरे कुछ बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, तो हमारा लोग है, तो अंग्रेज क्या बोला, अगर सब कुछ हम रखेंगे तो इस सबको भी तो सब चीज का पावर मिल जाएगा। तो अंग्रेज क्या बोला, यहां भी डायरकी लाओ, ताकि हम लिस्ट जो मेन मेन है वो अपने पे रखें, इन लोगों को वैसे ही पॉपेट की तरह रखेंगे, बात खत्म। क्या दे दिए इनको, ले जाइए शौचालय विभाग आप। अरे भाई आप समझ पा रहे हो? तो क्या होता है, लड़ाई क्यों होता है नेता में, कौन सा विभाग मिलेगा। अब जिस विभाग में ज्यादा पैसा है वो दूसरे को मिला, अब जिसको कम विभाग वाला मिला, इसको मिल गया वनस्पति घी का विभाग, हम मान लीजिए, तो परेशान रहेगा ना। तो सेम क्या किया कि बोला कि डायरकी सिर्फ राज्य में नहीं रहेगा, केंद्र में भी रहेगा, यानी कि जो मेन मेन विभाग है वो अंग्रेज के अंदर, और जो बेकार का बेकार भी है, जिससे कुछ होना जाना नहीं है, वो किसके अंदर चला गया, स्वराजिस्ट जो इलेक्शंस में जीते थे कांग्रेस वाले, उनके अंदर चला गया। तो इसलिए वो लोग बेवकूफ थोड़ी है कि डायरकी को अचानक से क्या करेगा, कैंसल, और बोलेगा वाह केंद्र में बाइकैमरलिज्म है ही, और यहाँ पे हो गया। तो लॉजिक क्या है, कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है? तो दिस इज द रीजन कि उन्होंने डायरकी को प्रोविंस से खत्म करके कहां इंट्रोड्यूस किया, सेंटर में। तो लिख लो उसके बाद चौथा पॉइंट, डायरकी इन द सेंटर। हाँ बस, तो अभी लड़ेंगे 1937 में, अभी नहीं सोच रहे थे थोड़ा देर पहले कि राज्यों में लड़ जाएगा, तो 1937 में अब लड़ेंगे, तो इनको अब फिर कुछ नहीं मिलेगा,
इसलिए कि सर पूरा का पूरा होल एंड सोल अब जब जीतेंगे तब देखा जाएगा। उससे पहले क्या बोला कि जो लिस्ट है, मान लो इलेक्शन लड़वा रहे हैं कि लोग लड़ेगा, पहले खत्म कर दो और सारा अपने अंडर रख लो, जब जीतेंगे तब देखा जाएगा उसके बाद फिर। तो लॉजिक ये है कि सबसे बड़ा प्लान इनका ये था कि चूंकि अभी इलेक्शंस जीते थे लोग, और सर जीते थे तो बहुत बहुमत से जीते थे। अरे भाई 75 में 45, तो बहुमत से जीते थे, तो पहले क्या बोला कि पहले केंद्र का ना निपटाओ, राज्य का तो बाद में देखेंगे भाई। अब पावर में आ गया है केंद्र में, तो केंद्र का ना पहले रिसोर्सेस सब पीटेगा, तो इसलिए पहले केंद्र वाला काम, और जब 1937 में जब राज्य में जाएगा तब तक वहां का भी निपटा दो मामला। इस वजह से गोलमोल कर दिया गया। नहीं तो सर ये चाहता तो 1919 के बाद भी डायरेक्टिव को हटा सकता था, या 1919 के पहले हटा सकता था, लेकिन नहीं हटाया क्योंकि पूरा का पूरा जमींदार और सबको कब्जा था। खैर ये पॉइंट के बाद नेक्स्ट देखना क्या है, एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। दिख रहा है, यही तो चिल्ला चिल्ला के उस समय से बोल रहा हूं कि डायरकी को कहां एडॉप्ट किया गया, सेंटर में। कहां से खत्म किया गया, राज्य में। अब आना फेडरल लेजिस्लेचर, ये देखना जरा, मैंने शब्द पे ध्यान देना, फेडरल लेजिस्लेचर, फेडरल्स, यहां पे केंद्र की बात कर रहे हैं, केंद्र का लेजिस्लेचर। 156 डायरेक्ट मेंबर इलेक्टेड, 156 मेंबर वे डायरेक्टली इलेक्टेड एंड 104 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। ध्यान समझना, अगर हम आपको बोले कि चलो हम तुमको डायरेक्ट बना देते हैं इस विभाग का मालिक, इसका मतलब तुम हमारे खास होगे और तुम हमारा बात सब मान रहे होगे और हमारा पैसा लेन देन होगा। अरे है ना, अब इलेक्शन से जीत क्या हो गए तो अब किसको नहीं हो तो बाद में देखेंगे, लेकिन हम डायरेक्टली बोले चलो तुमको आईएएस बना देते हैं, मतलब हमारा कुछ है तुमसे, और तुम जो लपेटोगे हम दोनों मिलकर बांट के खाएंगे। तो जरा नीचे देखना, फेडरल एग्जीक्यूटिव में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लगा दिया है। इस पॉइंट को भी 2 मिनट के लिए उधर ही छांटना, इस पे ध्यान देना, क्योंकि अभी हम जो कंप्लीट किए हैं वो इस पे कंप्लीट किए हैं। समझना, पहला चीज, एक वर्ड है, मैंने बार बार 3 चीज बोला, एक बोला है लेजिस्लेटिव, एक बोला है एग्जीक्यूटिव, दूसरा क्या बोला है, जुडिशियरी। तो सर मैंने बोला एग्जीक्यूटिव का सिंपल मीनिंग क्या है, आईएएस, एल का सीधा मीनिंग विधायक को समझो, और अभी जुडिशियरी को चंद्रचूड़ को साइड रखो। समझ में आ रहा है? तो न्यायपालिका को भी इधर रखिएगा, मामला इधर है। मैंने बोला था कि आईएएस को पावर सबसे ज्यादा शुरुआत में था, क्यों? क्योंकि लोग सब प्रोविंस में काम कर रहे थे। अरे भाई सराय से लेकर सब जितना था सब, ये सब जो अंदर जो है हर राज्य में इनको अपॉइंट किया गया था, तो इनको पावर ज्यादा दिया गया था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि मामला शिफ्टिंग हो रहा है सेंटर की तरफ, यानी कि अब सेंटर जो है पावरफुल हो रहा है, तो अब इनका पावर घटाने की कोशिश की जाएगी और इनको पावर बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। ध्यान से समझना, और उसमें भी पावर जब बढ़ाया जाएगा तो 2 हाउस में बांटा जाएगा, फिर बोल दिया गया फिर 2 सब्जेक्ट में बांट दिया जाएगा, क्या कि इंडियन लोग भी आ चुके हैं। अब इधर प्लीज समझना, नीचे क्या लिखा है समझना। पहला लिखा है फेडरल एग्जीक्यूटिव, दिख रहा है, और उसके अंदर कुछ है पॉइंट्स, एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्राइबल एरिया वेयर गिवन टू गवर्नर जनरल, यानी कि डायरकी एंड काउंसलर नॉट मोर देन 3 अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल, यानी कि मेन जो भी सारा कुछ है ये एग्जीक्यूटिव के अंदर ये गवर्नर जनरल कर रहे हैं। और गवर्नर जनरल कौन रहेगा, अंग्रेज। नीचे आना, द अदर फेडरल यानी कि सेंट्रल सब्जेक्ट वुड बी administered by the governor general and council of ministers not more than 10। उसके बाद chosen by ये जो है him and to be responsible to the federal legislature, यानी कि ये जो बोल रहा है ना बीच में not more than 10 not more than 20, इधर सर हम लोगों को खाली बैठाया हुआ है, बाकी सारा डिसीजन और सारा पावर अपने हाथ में। और क्या बोला गया, जब तक गवर्नर जनरल किसी को अपॉइंट नहीं कर रहा है तब तक वो कोई काम का नहीं है, ना उसका कोई आदेश, ना उसका कोई ऑर्डर, ना कोई उसका सिग्नेचर पारित होगा। तो ओवरऑल क्या है, पावर में हम है, डिसीजन कोई और ले रहे हैं, मनमोहन सिंह। नीचे, ऑन सर्टेन मैटर लाइक पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द गवर्नर जनरल स्पेशल, यहां ध्यान से देखना, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैड फुल फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर जनरल के पास ये पूरा पावर है कि कोई मंत्री अगर उसको सलाह दे तो उसको माने चाहे मत माने, तो फिर क्या फायदा है। इधर देखो ध्यान से, आपको अगर अपोजिशन में है तो जो बात हो उसका प्रेशर तो बढ़ना चाहिए। अब सर क्या बोला गया कि कोई कुछ भी बोले, ये माने या ना माने उस पर ऊपर डिपेंड करता है। अब ये गया हुजूर पैसा चाहिए बोला नहीं देंगे, और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि आप क्या करिएगा, मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप विरोध कैसे करिएगा, क्या करिए, कोई ऑप्शन नहीं है। ये सुन पा रहे हो? अब जरा इधर आना, इस पे पढ़ना, ये फेडरल लेजिस्लेचर है, इसमें फेडरल लेजिस्लेचर में बोला गया है वाज हैव 2 हाउसेस, 2 हाउस। क्या है, बाइकैमरलिज्म है कि डायरकी है, बाइकैमरलिज्म, हाउसेस की बात की गई है।
देन एक है काउंसिल ऑफ स्टेट्स अपर हाउस और दूसरा क्या है लोअर हाउस। उसके बाद ऑल्सो प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बोला था। और उसके बाद नीचे काउंसिल ऑफ स्टेट्स वाज टू बी ए परमानेंट बॉडी, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर वर बीइंग वैकेटेड एंड रिन्यूड एवरी 3 ईयर। तो क्या बोला गया काउंसिल ऑफ स्टेट जो होंगे परमानेंट बॉडी होगा एंड हर जो है 1/3 मेंबर जो है हर साल या 3 साल में वैकेट करेंगे और इसी का कॉन्सेप्ट आगे चलकर राज्यसभा में लागू कर दिया जाएगा। कुछ बुझा रहा है? तो अभी हम जो बताए उसमें यही बस बताए हैं कि ओवरऑल जो पावर है सेंटर और स्टेट्स का, तो हमने क्या किया जानबूझ के अंग्रेज ने कि अधिकतर मेन सारा पावर और सारा सब्जेक्ट अपने अंदर रख लिया और हमको सिर्फ एक कठपुतली की तरह, यानी कि हम जीत के भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल काहे परेशान रहते हैं? बेचारा बहुमत से जीत के आया। अरे मान लो जिसको 63 को, ध्यान समझना, 63 को में किसी को 62 को सीट मिल गया हो, एक एग्जाम्पल के समझना, और एक प्रैक्टिकल ये ट्रूथ है, कहीं से गलत नहीं है। अब 63 को में 62 को सीट जिसको अकेले मिला हो और वो पार्टी अगर कुछ नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है दया। अब जैसे ही कुछ करता है इधर से बीजेपी वाला ना पुलिस देता है ना पैसा देता है। अभी एफएम अरविंद केजरीवाल के कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, कृपया आप लोग दान करें। दिल्ली में एफएम इनका प्रचार होता था कि हेलो साहब सभी को नमस्ते दिल्ली वासियों, क्योंकि आम आदमी है ना तो आम आदमी की तरफ बनेगा। वो बोलता था कि गवर्नमेंट अभी काफी शॉर्टेज से गुजर रही है, आप सबसे निवेदन है कि आप जितना हो उतना दें। आप समझ पा रहे हैं? तो ये जो है इस सरकार है तो ये क्यों नहीं, इतना जीतने के बाद भी नहीं कर पा रही है, क्यों? क्योंकि सर ये है ये, और ये जो आदमी है ना ये गजब का आदमी है। तो उसको क्या है, जैसे अरविंद केजरीवाल जीते तो उस दिन खूब बधाई दिए थे और चाय पे बुलाए थे प्रधानमंत्री मोदी, चाय पे आइए, इतना बड़ा सीट लेके आए हैं, चाय पे आइए। और चाय पे आने के बाद चाय पिला, उसके बाद बोला आप कुछ नहीं देंगे। आप समझ पा रहे हैं? और तब से दिल्ली में जो है अब क्या करेगा, कभी दारू बेच के कमाता है वो। अरे भाई उसके बाद बचा ही क्या है, दारू बेचा था मनीष सिसोदिया उधर घसीट रहा है। समझ पा रहे हैं? अब दारू लॉकडाउन में लगे थे, दारू लाइन छोड़ दिया, दारू से पैसा कमाया, तो दारू से पैसा कमाया। अब इलेक्शन आने वाला है, सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है मनीष सिसोदिया, तो बोला पर इसको जेल में डाल, कहे कि अगला वाला इलेक्शन बिहार में सब जगह होने वाला है। मनीष सिसोदिया फिर बीच खोपड़ा है, बाल उड़ गया हुआ है, अब दिमाग लगाते लगाते उड़ गया है। तो मनीष सिसोदिया को ट्रायल मिली, अभी तक देखो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना बाहर नहीं जाने देंगे। और तुम देख ना जैसे इलेक्शन होगा मनीष सिसोदिया बाहर हो जाए। आप देख रहे उसका बोला जाए कि नहीं इनको कोई गलती नहीं था, वो बस सरकार को जो है एक भ्रम साबित हो गया था और इससे उनको बाहर निकला जा रहा है। इलेक्शन तब तक हो गया रहेगा कांड और तब अरविंद केजरीवाल रहेगा। तो ये सारा जो है इधर का दिमाग है, इधर का। और ये जो ऊपर का आदमी जो है ना, ये जो पीएम है, ये कुछ अलग लेवल का पीएम है। ये जहां इसका दो ही लॉजिक है, या तो सपोर्ट करो नहीं तो साइड हो जाओ। समझ में आ रहा है? और साइड नहीं हुए तो करने के लिए हम दाढ़ी बढ़ावे किए हैं, बात करने में मामला निपट जाएगा। इसलिए इनके जितने भी विरोध में थे ना, देखो ना सब या तो राजनीति से संन्यास ले लिए या ऊपर चले गए। लाल कृष्ण आडवाणी खूब चिल्ला रहे थे, कहाँ आता है न्यूज में उनका? कहीं गायब में है, आउट ऑफ द कंट्री गायब है। जो विरोध करेगा मामला निपट जाएगा। सुरवने स्वामी बीच में खूब बोल रहे थे, वो भी आए खूब बोल रहे थे, ये है वो है वो है वो है, कहेगी चलो पहले इनका पहले पावर वा छीनो, उसके बाद में देखा जाएगा। और मामला जो इनके साथ किया, राधा मोहन सिंह खूब उड़ रहे थे, इनको दे दिया गया था कृषि मंत्रालय, तो खूब उड़ लिए। अगला बार बोला कि आज मंत्रालय में ऐसा खिसकाया कि उसके बाद इनका सब एक ही बार जमीन जो है नीचे से खिसक गया। अब जैसे खिसका तभी धीरे धीरे सुधारना शुरू किए, तब मोदी भक्त बने, तो मोदी जी बोले हाई लव फेयर डिपार्टमेंट। तो जो है उस तरीके का हुआ है। तो इसका ये जो पीएम है ना, ये अलग लेवल का पीएम है। इसका सिंपल सा है कि भाई या तो हमको फॉलो करो नहीं तो भगवान को फॉलो करो, दूसरा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? इधर फॉलो मी और फॉलो गॉड। तो सर पहला पॉइंट यहां ध्यान से रहेगा। अब अरविंद केजरीवाल बेचारा जानबूझ के वो भी क्या करता रहता है, वो मीटिंग में एक बार लाइव कर दिया। वो केजरीवाल मीटिंग चल रहा है गवर्नमेंट का और हरामखोर लाइव कर दिया। कारण मोदी अभी जो है सब मीटिंग सीक्रेट मीटिंग है, सिर्फ चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का मीटिंग है और बड़े बड़े सबके सब सेक्रेटरीट है, और उस मीटिंग को लाइव कर दिया, जबकि उस मीटिंग को सीक्रेट रखा जाता है, मीडिया वाले को नहीं। और वो मीटिंग को लाइव कर दिया। और उस लाइव क्यों किया? उतना ही देर तक लाइव किया जितना देर में इसको बात बोलना था और ये मोदी के खिलाफ बोल रहा था। तो कह रहा है आपने ये नहीं दिया, आपने दिया, लाइव हो गया पूरा टीवी पे और उसके बाद फिर खत्म। तो जो उसको बात बोलना तो क्या करेगा? ये भी बेचारा रिस्क लेते रहता है कि कहीं कुछ हो जाए, ये रिस्क लेते रहता है और इसलिए रिस्क की वजह से इसको जिता दिया जाता है। दिल्ली में इसको हराना लगभग नामुमकिन टाइप है।
मैंने बताया था ना एक दिन कि नब जो पकड़ा हुआ है, जैसे केंद्र में बीजेपी को हराना बड़ा मुश्किल काम है, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को उधर हराना बड़ा डिफिकल्ट काम है, बहुत डिफिकल्ट काम है। और बिहार में भैया कोई परमानेंट नहीं है हम पहले बता देते हैं, बिहार में कोई परमानेंट नहीं है, कब का कब खिसक जाएगा कोई पता नहीं चलेगा। आज जो बताए नीतीश बाबा देखिए बेचारा परमानेंट रहते रहता, ऐसा ना बोले हैं कि हमको नहीं लगता है कि इस बार को 2 सीट मिलेगा, तो इसीलिए अब की बार पैर पकड़ा। क्या बोले थे, ये कंडीशन जाएगा बीजेपी के साथ, और 20 बार जो लड़ाई लड़ेंगे कौन, बीजेपी के साथ लड़ेंगे। और उसी में बोला रहेगा एक बात, आएंगे अमित शाह और बोलेंगे आप सबसे अनुग्रह करते हैं हम, क्योंकि वो कि इस बार नीतीश बाबू ही हमारे सबसे पहले सीएम होंगे और हमारी पार्टी है, तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग जो है वोट दें। और तब तेजस्वी यादव के इधर सुप्रा साहब, इस बार सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होगा तो आरजेडी पार्टी को होगा, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा, मतलब इस बार निकल जाएगा। जबकि बीजेपी क्या है, बिहार में क्या है, यादव लोग का बहुत ज्यादा जनसंख्या है, इतना जनसंख्या है, अब पढ़ता लिखता नहीं है सब, ऐसा ही है, दिमाग वही घुटने में है, अब दिमाग घुटने में है तो ऐसे ही वोट देके जिता देता है, और अभी तक हालत नहीं सुधरा। हम एकदम नहीं बोले थे स्टैटिस्टिक्स कि अगर इतने सालों तक उसी जाति का आदमी अगर चीफ मिनिस्टर रहा है या छोटे आदमी चीफ मिनिस्टर रहा है, तो अभी तो सुधार क्यों नहीं हुआ, सबसे बड़ा पॉइंट, क्योंकि अपने लोग अपने को और ज्यादा दबा देते हैं, अपने नाम पे वोट ले लेते हैं, बाद में आपको खसका देंगे। आज भी वही स्थिति देखिए ना, अधिकतर का वही है। आज भी क्यों हम जब बोल रहे हैं, कोई भी है जो कास्ट है, इसमें कोई भी लिख नहीं है कि आज भी जब हम बोलते हैं यादव जी को, तो उनको हम सिर्फ एक चीज से याद करते हैं, मिल्क में, दूध दो, दूध वाला, ग्वाला, क्यों बोलते हैं, उसे ठेका नहीं रखा है आपने, एजुकेशन उसको नहीं दिया, आपके अपने लोग उसको मार दिए, आपने उसको पढ़ाया नहीं, आप उसको वहीं छोड़ दिए, क्योंकि उसको पता है कि इसको देंगे फिर ये हमारे से मांगेगा, तो आप पढ़े हुए नहीं कि उसको छोड़ दिए, वोट मांग लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं कि जाओ दूध दुहो बेचो, दोस्तों और कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए कोई आदमी अगर सबसे ज्यादा बिहार को बर्बाद किया है तो जाति के नाम पर अपना जाति के लोग बर्बाद किया है, ये सबसे बड़ा कांड है। इसीलिए इतिहास गवाह है कि कोई आदमी जो है बिहार का जितना भी चीफ मिनिस्टर बना है, और चीफ मिनिस्टर मैंने क्या बोला, आज तक कोई बड़े कास्ट का चीफ मिनिस्टर नहीं बना है, उसके बावजूद भी दलित का ये हाल है, उसके बावजूद भी उस कास्ट का ये हाल है जिस कास्ट का चीफ मिनिस्टर है। तो ये कभी भी नहीं हो सकता है कि एक कास्ट का जो आदमी कास्ट अगर चीफ मिनिस्टर बना तो आपका हालत सुधारेगा। और मायावती के बारे में क्या बोला था, मायावती उसी के बारे में आई, और जब बनी तो संसद में सबको नीचे बैठा के और अपने कुर्सी पे बैठी और अपने जाति के लोग बैठा नीचे, और फोटो है गूगल पे। तो पॉइंट क्या है कि आपके जाति के नाम पे वोट लिया जाएगा लेकिन आपका काट दिया जाएगा। इसीलिए ध्यान में रखिएगा, बिहार का गर्त में जाने का सबसे बड़ा रीजन कास्टिज्म है, जिसके खिलाफ बहुत कोई था। खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब इसके फीचर्स में कुछ पॉइंट्स यहां दिखेगा, देखना, गवर्नमेंट कैन टेक कंट्रोल फॉर 6 मंथ एंड देन 6 मंथ्स जो है लाइन डेफिनिट होगा ये भी। लेकिन दूसरा एक और चीज ऊपर में कहीं छूट रहा है पॉइंट, प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव गिवन पावर प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखो पावर यहां पे सब कुछ अभी सेंटर में है। अब उसके बाद एक पॉइंट, ये इस वाले पॉइंट को देखना प्लीज, द गवर्नर एंजॉय सम रियल पावर। भैया गवर्नर एंजॉय रियल पावर क्या, सारा पावर ही एंजॉय कर रहा है, गवर्नर जनरल ही कर रहा है, जो भी इसको चाहिए, जो भी करना है, इसके बिना कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो सब यही परमिशन से चल रहा है। उसके बाद है यहां देखना, इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म इन 6 प्रोविंस। 11 में से 6 प्रोविंस में क्या डाल दिया गया, बाइकैमरलिज्म। ध्यान से समझना, प्रोविंस में जो डायरकी था उसको उठाकर केंद्र में डाल दिया गया, और जो बाइकैमरलिज्म सेंटर में काम कर रहा है उसको किधर डाल दिया गया, राज्य में। और उसके पीछे डालने का सिंपल इतना था, इंडियंस का शामिल होना। अब देखो कौन कौन से राज्य हैं, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, यूपी, बिहार एंड असम। ये सारे वो एरिया हैं जो रिसोर्स वाला है। अरे इंडिया का मैप पे देखो तो बीच वाला है ये क्षेत्रीय, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी, असम सब क्या रिसोर्स वाला एरिया है। तो इसमें पूरा कंट्रोल क्या बोला, हाउस में बांटो, और सब जितना इंडियन अगर आई सब लड़े इलेक्शन तो सब उड़कर नीचे फेंकिए, समझ में आ रहा है, बाकी सारा हमने के यहाँ बीच में रह जाए। तो लॉजिक क्या है, ये पॉइंट लिखिए, द बाइकैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड in 6 provinces. The bicameralism was introduced in 6 provinces. Six provinces, 6 states. इधर देखो क्या वर्ड है, गवर्नर को जो काम करना चाहिए वो काम एडवाइस ऑफ मिनिस्टर पे करना चाहिए, लेकिन रेस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। और यहाँ पे क्या है, वीटो पावर फॉर गवर्नर प्रोविंस, माइनॉरिटीज, राइट्स ऑफ सिविल सर्वेंट, लॉ एंड ऑर्डर, ब्रिटिश बिजनेस, सारा का सारा कुछ पावर उसी में है। क्या बोला गया, एडवाइस आप दे सकते हैं,
सलाह वेलकम है, लेकिन डिसीजन कौन लेगा? तो सर ये क्या हुआ, आप जीत के गए, अब एडवाइस दिए जाके सर हम चाहते हैं कि हमारे गांव में पंपिंग सेट लगे। एडवाइस जी बिल्कुल लगेगा। 4 साल हो गया, पंपिंग सेट का एगो पंप नहीं दिखा, समझ पा रहे हैं? तो एडवाइस आप सिर्फ दे सकते हैं, बाकी कुछ नहीं होगा। और जब एडवाइस आप दें और वो काम नहीं हो तो धीरे धीरे आपको इरिटेशन होने लगेगा। जैसे आप जाकर कभी कभी पापा को सलाह देते हैं कि बाबूजी ना तो हेने के जमीन में छोड़ के हेने जोत देवल जाओ, हेने काम कर जाओ, तो पापा सुन लेंगे, गुजरात बोलेंगे अपन काम करो ना, पड़ा तड़ा है ना, समझ पाए? अच्छा, वो एडवाइस कभी कभी मांग भी लेंगे आपसे और बोलेंगे इस तरीके से कि बुझाते नहीं कि क्या कर जाओ। और एक बेटा बिहार का असमंजस में है कि वो चाहता है कि बाप का मदद करे, तो प्रॉब्लम ये है ना, लेकिन बाप चाहता है स्ट्रांग बनना, बाप चाहता है कि हम इससे मदद ना ले, हम स्ट्रांग ले क्योंकि हम बाप हैं। बेटा चाहता है बाप का मदद करें, मदद करने जाता है तो ऐसा सुनाता है कि बेटा कहता अब आई हो तू अब अब रोते रहो जब तो ना बताएंगे क्या हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है। तो लॉजिक क्या है, इसका समाधान क्या है? भाई समाधान कोई और नहीं बता पाया तो हम कैसे बताएं, लेकिन हमारे पास एक समाधान है। ये देखना आप, अधिकतर बहुत कम पेरेंट बिहार के हैं जो आपकी राय मांगेंगे और आपकी राय में सहमति जताकर डिस्कशन ये करेंगे कि ठीक है तुम्हारा भी इतना सी है, कुछ और देखते हैं। ये बहुत कम लोग हैं। बाप सीधा फैसला सुनाता है, आप बोल देंगे सुन लेगा, कहेगा पढ़ाई लिखाई में कुछ और काम है नहीं है, आप बताना नहीं सजेशन देगा वो क्या है। और वो बेचारा दोबारा कभी आपको सजेशन मांगेगा भी तो बहुत सोचेगा, तो पहले अगर देना भी होगा तो बोलेगा पहले हम दे हम, लेकिन अगर कुछ बोलना ना तो समझ लिया, आप समझ में आ रहे? अगर कुछ कहला तो बाद देख लियो तो श्री लेदर का इस्तेमाल हुआ। अब सर लॉजिक क्या है कि ये प्रॉब्लम जो है इससे निकलना है, तो निकलना है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि अगर जब आपको दिखे ऐसा कुछ तो पहला बात कि पूरी तरीके से जो आप काम कर रहे हैं अपना वाला उस काम में व्यस्त हो जाइए पूरी तरीके से, ताकि आपको झंझट नहीं रहे। और 1-1.5 साल के लिए बाबूजी को लड़ने दीजिए, बाप है तो बाप को लड़ने दीजिए अकेले, आप अपना खुद अकेले लड़ाई लड़िए, आइए इसका लड़ते रहिए। समझ में आ रहा है? उधर से कुछ भी सजेशन मांगो, जमीन बेच दी कि ना, और देखना जब तुम अपना काम करोगे तो बाबूजी आपसे सजेशन लेंगे। जब तुम नॉलेज लोगे ना तो खुद आएंगे तुम्हारे पास, और जब तुम जाकर उनको नॉलेज दोगे तो उसके बाद, इसलिए उनको दो मत। और जब तुम देखे ना कि बहुत मेहनत कर रहा है तो खुदे पूछेंगे कहा का विचार बा क्या करो जाओ, ये लेंगे। उस समय आप क्या बोलना, हमारे कोनो विचार उतर नहीं, समझ पा रहे? अपन विचार देख ली, अपन विचार के साथ आचार करिए, जो भी करिए करिए। गोविंद जायसवाल क्यों सक्सेसफुल हुआ या और भी जो आई सब इसकी सक्सेसफुल हुए, उनके फादर को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिहार के हैं उसके फादर का बहुत बड़ा रोल होता है। मदर तो मतलब भगवान से ऊपर का दर्जा है, मदर का तो बात ही छोड़ो, वो किसी भी सिचुएशन में गाली भी दे देगी, कुछ भी कर देगी, फिर भी वो तुमको इतना प्यार दे देगी, तुमको उतना समेटाएगा नहीं। तो लॉजिक क्या है, फादर की वजह से कुछ लोग आईएएस बनते हैं, क्योंकि फादर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और सही फादर मिल गया तो बना देगा। अब फादर अगर मिल गया फालतू आदमी समझ में आ रहे हैं, तो आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि ना कभी पढ़ने देगा और ना ठीक से आपको काम, जब काम करोगे तो कहे जाके पढ़ा ना, काम क्या करते रहे, और जब पढ़ोगे तो कहेगा तनी देखा ना टोकरी उकरी नहीं हुई, तनी भूसा उसा धो दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि ना पढ़ने दिया ना करने दिया। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि 1 साल तक बाप को उसकी तरह रहने दो जैसे वो है, खुद से वो संभाल लेगा। और दिमाग में रखना, आपके वजह से वो चल तो नहीं रहा था ना, आप नहीं थे तब वो काम कर रहा था, तो आप क्या जाने से कथी हो जाने वाला है। अरे कुछ बुझा रहे हैं, लेकिन आईएएस बन गया वो तो चेंज हो जाएगा। आप मुझे बोले हम ना जाए तो घरे साफ है ना भाई, जब तुम पैदा नहीं हुए तो साफ हो रहा था कि नहीं हो रहा था घरवा में, तुम कहीं जब बाहर पढ़ रहे थे तो साफ हो रहा था कि नहीं हो रहा था, अरे हाँ ना, तो फिर तुमको काला टेंशन लगा हुआ है, तुम नहीं भी रहोगे तभी बाप संभाल लेगा, चिंता मत करो। इसीलिए अपना काम करो, दीपावली छठो इसलिए घर मत जाओ, पढ़ो, समझ में आ रहा है? नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। वो लोग बुलाएंगे इमोशनली, आवा तुम एक बार पढ़ के चल जाएगा, वहां जाओ तो बेकार आएगा नहीं होगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, बता रहे 1-2 दिन बाद बोर होना ही होना है, तय है। तो रिक्वेस्ट है कि आप जो है ध्यान में इस बात को रखें। आना नेक्स्ट, जरा ध्यान से देखना इसको, इस फिगर को। तो इसमें भी कुछ चीजें हुई हैं, कुछ मेंबर को जो है डायरेक्टली कुछ ऐसे ये जो बता दिया हूं वही सब कुछ है, बाकी इसमें कुछ और नहीं है, इसको ज्यादा देखना नहीं है। नेक्स्ट, इसको पढ़िए, ये आपके लिए काम का है। एक बड़ी मजेदार पॉइंट है इसमें, और वो पॉइंट आपको दर्शा देगा कि अंग्रेज कितने भले आदमी थे, है ना? भल आदमी, भाला लेके भल आदमी। अच्छा सॉल्यूशन मिला। अच्छा आप लोग में से कितने लोगों में अगर क्वेश्चन पूछूं, कॉन्फ्लिक्ट होता है फादर से, होता होगा कॉन्फ्लिक्ट, आप भले अभी नहीं बताओगे नहीं बोलो, लेकिन होता है कॉन्फ्लिक्ट।
और वो आप सहमत जल्दी नहीं हो पाएंगे। दो ही ऑप्शन है, अगर आप सुन रहे हो तो बाप बोलेगा मन बेटा बड़ा बोलिए, अगर आप सुन रहे हो तो इफ यू आर लिसनिंग देन वो ठीक है, और आपने जल्दी से कुछ बोलना शुरू किया तब हो गया, तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। तो दो ही ऑप्शन होता है मोदी टाइप कि सुन समझ में आ रहा है, क्योंकि पैसा हम देता नहीं तो थोड़ा सुने के पड़ी। तो दो ऑप्शंस है कि आपका सॉल्यूशन सिंपल है कि आप अपने काम में बिजी हो जाओ। हम इतना जरूर जानते हैं कि बिहार का बाप ये जब देखता है कि बच्चा मेहनत कर रहा है तो सपोर्ट करता है, वो चाहे कैसा भी हो, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। और जगह का बाप न्यूट्रल रहता है, वो पढ़ाएगा तभी सपोर्ट करेगा, नहीं पढ़ाएगा तभी सपोर्ट करता रहेगा। बिहार का बाप यूनिक है, जब प्यार देगा ना तो पूरा भर के देगा, और जब वही देगा वो भी भर के देगा। आप समझ में आ रहा है? इसीलिए आप जब पढ़ोगे तो बिहार का बाप फ्रंट पे आ जाएगा कि अब हम करेंगे काम। ये बहुत अच्छा फीचर है, तो उसका फायदा उठा लीजिए, और फायदा उठाने का मात्र विलीन हो जाओ अपने काम में। आइए, इसके अलावा कुछ सोचे मत करो, कुछ बातें मत करो। वो कुछ भी सजेशन मांगे, शादी कर दो, जो का बहन के बेटी के ऐसा जैसी कुछ बोलेंगे, देख ला तू तुहे बढ़त कर, ऐसे उन पर छोड़ दो। बाप आप ही हैं, आप ही का सब है, आप ही देख लीजिए क्या करना है, हम तो हमारा क्या है, हमारा कुछ नहीं। ऐसा जैसी बोलोगे बस बाप कहेगा बस बस, तो सपोर्ट करेगा। जहां लगे कि ना अभी ना शादी करके 2 साल रुक जाए, कहीं पैसा कहां से 2 साल बाद तू कमाता रहे ना। अब आप बोल के फंस गए, अब आप बोले उसमें फंस गए, इसलिए सिंपल छोड़ दो उनपे कि आप है देख लीजिए, हमारा तो अभी 2 साल कुछ नहीं होने वाला है, 2 साल बाद ही कुछ होगा। तो पॉइंट है सेपरेट इलेक्टोरेट, दिख रहा है इसमें। एक जगह देखना लास्ट वाला पॉइंट, पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि गवर्नर ऑल्सो हैड द पावर टू टेक ओवर एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए प्रोविंस इंडेफिनिटली। गवर्नर के पास ये पावर है कि वो सीमित काल तक कोई भी प्रशासन चला सकता है अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो भाई ये जो लोग आए हैं जीत के, ये झाले तो बजाएगा, दूसरा गति करेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, ये बात मुझे कभी कभी समझ में आता है कि जवाहरलाल नेहरू इन लोगों को समझ में काहे नहीं आ रहा था। उसमें टोपी पहन है था, लग रहा है टोपी जैसे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन सर मुझे लगता है कि गांधी जी जो उस समय बोले थे, इसीलिए बोले थे कि एक्शन लेते रहो, रुको मत। एक्शन जितना लोगे तो गलत ही एक्शन हो, लेकिन लेते रहो, उससे एक ना एक दिन सही एक्शन पे पहुंच जाओगे। लेकिन अगर रुक जाओगे और सोचना शुरू करोगे कि हम क्या लें क्या नहीं लें, तब मारे जाओगे। इसलिए होता है कि भाई इस करने की रेलवे कर, ये भाई कर पहले स्टैंड लो एक, तब कहीं ना कहीं पहुंचोगे। तब तुमको लगेगा कि नहीं मेरे लिए ये नहीं है ठीक, अब मुझे ये करना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये आपको तरीका है। अगर अब 2 चीज में कंफ्यूजन है तो सोच रहे हैं इली चल रहा है, 4 साल ऐसे ही चला, 5वां साल में डेथ, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन हो गया ना। क्या करना है, बीए करी बीएड, अच्छा आप चलो डीएलएड करनी की बीएड कर ली, फिर उसके बाद कर लिया, अब डीएलएड कर लिया तो कह रहा बीएड भी कर लेते तो 8वां से 12वां को पढ़ा लेते। अगर खुद पढ़ रहे भाई, समझ में आ रहा है? अब ये जो कंफ्यूजन वाला मामला है ये कब क्लियर होता है, जब आप एक स्टेप ले लेते हैं। तो आपने जैसे डीएलएड किया तो लगा कि नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तब आपने फिर बीएड किया तब लगा कि अच्छा ठीक है। समझ में आ रहा है? तो प्रोसेस में क्या है, एक्शन लेना है। तो इसलिए इन भी एक्शन लिया मतलब लगा होगा कि हाँ ठीक है, टोपी उतारना है, काम करना है। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब इसके बाद इसमें कुछ मत लिखना। और एक हाँ ये वाला पॉइंट, इट वाज क्लेम्ड बाय द गवर्नमेंट मैक्सिमम ऑटोनॉमी वाज ग्रांटेड टू द प्रोविंस बट इन द रियलिटी द गवर्नर सेंटर नॉमिनी रिटेन्ड स्पेशल पावर, ही कुड वीटो लेजिस्लेटिव एंड। देखो बोला जरूर गया कि पावर दिया जाएगा, लेकिन सर वो बस आपको पता ही है कि पावर जो है बहला फुसला के था। आगे इस पॉइंट को देखना और ये पॉइंट लिख लेना। लिखो आज लास्ट रखेंगे, ठीक है? कल आ जाओ। कल कितने लोग प्रेजेंट रह सकते हैं? कल हाथ खड़े करो, चलो कोशिश करते हैं। कुछ लोग आज ही, हमको लगता है कुछ बोरिया भी सारा पैक करके रखा होगा। क्लास से आया मैं 3 बजे पकड़ो नहीं मुझे नहीं बोलता है कि 3 बजे आज पकड़ ले, समझ में आ रहा है? 3 बजे 4 बजे पकड़ ले बात करो। चलो तो लिखना पहला पॉइंट, फेडरल कोर्ट was created, नहीं क्रिएटेड मतलब, सॉरी गलत, इसको काट दो, लिखो सिर्फ लिखना फेडरल कोर्ट। उसके बाद ये वाला पॉइंट लिखना, फेडरल कोर्ट एट द सेंटर, ये वाला फर्स्ट पॉइंट। पूरा लाइन लिखो, पूरा छापो, फिर हम समझाएंगे इसको। पूरा लाइन छापो। विच हैज बोथ, 2 शब्द है इसमें, ओरिजिनल एंड एपीलेट पावर, दोनों पे हाईलाइट करके रखना, बताऊंगा अभी। एंड उसके अलावा बिसाइड्स, देखो एस का बड़ा फर्क है।
जैसे बोल रहे हैं ये बिसाइड, और एक बोल दिए बिसाइड्स, तो दोनों में अलग फर्क हो गया, समझे ना। तो बिसाइड मतलब मान लो बोलिए कि ठीक है मेरे बगल में बोल दिए हम बिसाइड, जैसे एस लगा तो बोलेंगे कि हाँ ये और ये मैंने एक बार बताया भी था। तो मतलब एपिलेट पावर तो था ही, बिसाइड्स है मतलब इसके अलावा, पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन बट द फाइनल कोर्ट ऑफ, यहां एप्पल नहीं है, इसको अपील कर लेना, अपील, अपील वाज प्रीवी काउंसिल इन लंदन, यहां पे अपील कर लेना, EAN। देखो भले ही बोला गया कि अपील आप कर सकते हैं या आप वहां याचिका दायर कर सकते हैं, चाहे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फाइनली जो भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना होगा या नहीं करना होगा उसका डिसीजन जो लंदन में बैठा है प्रीवी काउंसिल वही डिसाइड करेगा, उसके अलावा और कोई डिसाइड नहीं करेगा। तो यहां पे भी क्या किया गया, कुछ भी नहीं है हमारे पास, दे के हमारा जो है पैर काट लिया गया, बात खत्म। अब advisors who might and might not be consulted, Indian Council was abolished because of much agitation in India. Secretary of State, ध्यान समझना, in England was given advisors and then might not be consulted. अब जो इंडियन का खत्म ही कर दिया गया और सेक्रेटरी ऑफ एडवाइस जो भी थे इंग्लैंड के थे। ये पॉइंट नहीं भी लिखोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि हमारा जो है 1935 ने सत्यानाश भी किया है पूरी तरीके से। अब जरा इस पॉइंट में पहला लिखना एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि आरबीआई कौन से एक्ट के तहत आया है, तो 1935 1935 के थ्रू इंट्रोड्यूस्ड हुआ फाइनली। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में आरबीआई जरूर लिखना। इन दिन होता था फेडरल जो बैंक था, और जो मैंने उसमें बोला था कि अंग्रेज बना के रखे थे, जिसका डिमांड भी बाद में ये लोग किया था कि जो स्टर्लिंग का वैल्यू और जो रुपया का वैल्यू है वो बराबर करना है हिसाब किताब, जो लोग अपने हिसाब से अपना बैंक बना के और कांड करते थे। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाला पॉइंट हो, चाहे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बाकी फेडरल कोर्ट और हाईएस्ट जो लंदन में है ये सब आगे। दूसरा लिखिएगा, अगर हम आपसे बात करें और जितना पॉइंट हम आपको बताए हैं और हम आपसे पूछें कि आप इवैल्यूएशन करो कि 1935 कितना पॉजिटिव था कितना नेगेटिव था, हम अगर पूछें तो ऐसे तो ओवरऑल नेगेटिव ही है, लेकिन हमको बोलना नहीं है। ये कुछ बुझा रहा है? क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि 1935 का मैक्सिमम ऐसा चीज है जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में हूबहू छाप दिया। कुछ बुझा रहा है? सो हमको बचना है। बाकी क्या नियत, अगर हम इंटेंशन की बात करें तो अंग्रेजों की नियत क्या थी, क्या कि हमको आजाद करें? नहीं, अगर ऐसा रहे तो वाले देके चले जाते ना भाई। ये क्या है ऊपर का ऊपर जो काम कर रहा है, लेकिन प्रोसेस है कि एक दिन में तो कुछ भी नहीं होगा। प्रोसेस आप सोचो, अगर अंग्रेज एक दिन में चले भी जाते तो हम घंटा संभाल पाते? रियलिटी इज कि हमको कुछ आइडिया नहीं था, हमारे पास कोई आइडिया नहीं था। इलेक्शंस लड़े, हम उनके साथ काम किए, तभी हमको भी प्रोसेस में आइडिया लगे कि क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए हम एकदम से कोई चीज एकदम से प्रोसेस नहीं होता है। और बगल में देखो ये क्या बोल रहा है, ये लो एक और गाजर तो मतलब वही है कि हमको बस देखे और फिर दौड़ाएगा, दूसरा और क्या। तो सर इवोल्यूशन अगर करते हैं तो पहला चीज, एक चीज हुआ, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस इन इंडिया, गवर्नर स्टिल हैड एक्सटेंसिव पावर, एक्ट इन्फ्रेंचाइज्ड 14% ऑफ ब्रिटिश इंडियन पॉपुलेशन, प्रोवाइडेड ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन विद पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल ग्रोथ। इससे एक आइडिया जरूर लगा कि पहला कि सर कुछ नहीं तो कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल की बातें आगे बढ़ी जो एडवांस लेवल पे आई, और उन्होंने कम से कम सुधार के बारे में एक्सेप्ट किया और वो कांड कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको डर है, बाकी और इसके अलावा कुछ नहीं। डर किस बात का है कि आंदोलन फिर से शुरू हो जाएगा। अब इसमें दो चीज है। अब अगर इवोल्यूशन का एक्ट करें तो पहला है द लॉन्ग टर्म ब्रिटिश स्ट्रैटेजी। पढ़ना जरा इसको। ब्रिटिश का लॉन्ग टर्म नियत क्या था कि भैया हमको कमजोर करे, और कमजोर कर कर हमको क्या है, राज करे, फिर से बात खत्म। क्या था? टू वीकेन द मूवमेंट एंड इंटीग्रेट लार्ज सेगमेंट ऑफ द मूवमेंट इनटू कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो हमारा मूवमेंट को कमजोर करने का इसका मोटिव था बस। वंस कांग्रेस में इधर देखो, टेस्टेड पावर वुड बी रिलक्टेंट टू गो बैक टू द पॉलिटिक्स ऑफ सैक्रिफाइस। एक बार जहां पावर मिला, पावर मिलने के बाद अब आपको साल भर रसगुल्ला खिला रहे हैं और अचानक से बोले बतासा खा रसगुल्ला की जगह पर,
तो प्रॉब्लम क्रिएट तो होगा। लॉजिक क्या है कि अगर कांग्रेस में जैसी पावर के चख लेगा ना, जैसे उसको पावर मिलेगा टेस्ट, तो सब भूल जाएगा आंदोलन क्या किए थे क्या नहीं किए। जैसे आप हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, इतना प्रॉब्लम है, अभी घर में हालत खराब है, आईएएस बन गए, ठीक है। अब आईएएस बन गए तो आप आईएएस बन गए, कुछ समय बाद आपको तब शायद ही रिकॉल होगा कि हमने इतना स्ट्रगल फिर किया था। एक समय के बाद, कुछ समय तो याद रहेगा, इंटरव्यू का समय तो याद रहेगा, बाहर मीडिया का समय याद रहेगा, हम हुए होता है कि गर्म चाय उबाल के फिर पियत रही, फिर पी के निकल के फिर पियत रही। आप समझ पा रहे, ये जो है अलग अलग बॉन्डर तो बनाते हैं ना, तो बॉन्डर तो बनाना है कि ना हमारे पापा जो है चल रहे थे, उनके पैर में जो है कुछ नहीं था, तो हमने कील हला दिया ताकि उनको कील हलता रहे और उनको याद जाता रहे कि बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है तो पैसा भेजना है। आप सर ये जो चीज है, आप कुछ क्या बोलते, हम पढ़ रहे थे, हमको नींद आता था तो चोटी बांध के माथा में लटका लिए, जब आता था तो होता था नींद। फिर कुछ लोग बोले कि हम मुंह में क्या है सुई घोंप लेते थे। अब ये सब जो तरीका है, ये तो लोग बोलेगा ही, तो क्या है वो बोलने का एक लिमिट तक बोलेगा। यहाँ पे भी सर काम वही हो रहा है कि अगर एक बार पावर टेस्ट कर लिया तो उसके बाद इसको मूवमेंट नहीं याद आएगा। और आप देख लेना, एक बार अगर आपको आदत हो गया बैठने का और आपको हम दौड़ा दिए तो नहीं दौड़ पाइएगा, आप कंफर्ट जोन में चले जाइएगा, नहीं दौड़ पाएंगे। और धीरे धीरे जवाब करें सर जैसे बोला कि इनको पावर दो, पावर देने के बाद ये आंदोलन सब भुला जाएंगे, क्या कि फैसिलिटीज मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, और ये कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हुए। जरा देखना अब मूवमेंट कैसे चेंज होगा। ये अभी भी सोच ही रहे हैं, देख रहे हैं इनको कि जब से दांत काट रहे हैं। अब ध्यान से समझिए, पहला क्वेश्चन, कांग्रेस का क्या रिएक्शन था इस पर्टिकुलर चीज पे, इस एक्ट पे। तो कांग्रेस जो है इस बात को समझ गया था कि काहे किया है, और गाजर फेंका है, रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस, दिख रहा है। दूसरा पॉइंट, कांग्रेस ने डिमांड किया, इधर मैंने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमको सुधार और ये सब कुछ नहीं चाहिए, संवैधानिक ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। समझ में आ रहा है कि जो लोग भी होंगे भाई तो हमको अपना चाहिए। और इधर देखना, यानी कि अब आपको क्या दिख रहा है कि कांग्रेस उस जाल में नहीं फंसा, पावर टेस्ट किया है लेकिन वो समझ गया है कि हमको पावर वगैरह कुछ नहीं दिया जा रहा है, इसलिए यहां पे क्या बोलेंगे, हम नहीं मानेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ अभी के अभी। अब आना जरा, है जो न्यू स्वराजिस्ट का नाम याद है, अरे बता नहीं था, कभी फोन कर रहे, हेलो नेहरू जी अब मान भी जाओ ना, काहे कहेगी ये लोग अब क्या रिजेक्ट कर दिया पावर को, हमको तुम्हारा पावर होने चाहिए। इनको तो आदत हो गया है खाने का ना पेड़ा, तो खाने का कैसे हो गया है, सरकार में रह के ही खा रहे हैं, कह रहे कि अभी सब चल जाएगा, आंदोलन करेगा तो हमारो सीट हो जाएगा। दूसरा क्या भाई वही मामला होगा, तो ये बेचारे फोन करके मना रहे हैं, निरुदर कर रहे कि हम मानने वाले नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। दूसरा देखना, अदर ग्रुप का प्रपोजल हुआ कि टू क्रिएट डेडलॉक्स, भैया क्रिएट करो। दूसरा एक्ट ऑल्सो इधर इंस्पायर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 से 1949 टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने बार बार बोला भी था, इसी चीज को लेकर ही बाद में बी आर अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड बनेंगे, जो ड्राफ्ट करेंगे 1949 उस समय तक। तो ये कहीं ना कहीं अब जो है कांग्रेस के द्वारा इस बात को समझा जा चुका है कि ये बस एक लॉलीपॉप है और कुछ नहीं। तो अगर हम ओवरऑल पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखो, कहने के लिए था कि बस एक टॉपिक है 1935, लेकिन इसमें बहुत जान है और यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो बचना नहीं है। तो अगर मैं एक बार आपसे कंक्लूड करूं कि 1935 में क्या क्या हुआ है, तो मैं सिर्फ एक बार स्लाइड ऊपर नीचे करता हूं और नोटिस करके देखना कि आपको क्या याद आ रहा है, फिर हम एक बार और बता देंगे। इस पे इतना इंफेसिस करने का मात्र एक कारण है क्योंकि यहां से 6 क्वेश्चंस बनेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इसलिए ध्यान में रखिएगा। सुन पा रहे हैं? तो ओवरऑल आते हैं ऊपर से, सबसे पहला शुरुआत करते हैं जो हमने पढ़ाया उसको। पहला चीज आते हैं, ये दिमाग में रखना है। अब हमने अगर पहला टॉपिक बनाया कि 1932 से 35 के बीच में मेन मुद्दा क्या था कि इलेक्शन 1934 वाला लड़े कि ना लड़े, और कांग्रेस भी बेचारा असमंजस में था। फाइनली गांधी जी सपोर्ट में नहीं थे लेकिन वो भी मान गए और इलेक्शन में लड़ा, और लड़ा तो सर बहुमत के साथ जीत के आया। कितना सीट? लगभग 45-75 में से ठीक ठाक सीट मिल गया। ये वही लोग हैं, इनका चेहरा देख लीजिए ठीक से, कौन है? न्यू स्वराजिस्ट लोग, जिनको खाली बस अपना खाना खाने से मतलब है, बढ़िया से खा के बुढ़ापा में ऐसे भी क्या करेंगे, देख रहे सब क्या करेंगे, नाक दब के खिचड़ी खिलाना है। आगे उसके बाद गांधी जी का अप्रोच जो है, पहले नहीं मानेगा, फिर बाद में क्या होगा, इलेक्शन होगा, इलेक्शन जीत जाएगा, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हो जाएगा। पास होने के बाद जब इसमें आएगा तो 2 डिबेट फिर शुरू होगा कि क्या हमको राज्य में लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। तब तक उसी बीच में कुछ चेंज आएगा, और ये चेंज किस बेसिस पे बना है, दिख पा रहा है? अरे भाई 1935 किस बेसिस पे, नेहरू रिपोर्ट, ये सारा थर्ड राउंड टेबल, साइमन कमीशन, ये सारा कुछ। अब इसके बाद हमने आपको बताया
लॉर्ड लोथियन कमेटी, याद रहेगा, इलेक्शन का प्रोसेस बताया, कितना क्वालिफिकेशंस क्या नहीं, और कहीं ना कहीं वो सिर्फ वो अपने फायदे के लिए था। उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला बात ये करेंगे कि आपको जो है डायरकी को क्या किया गया, सेंटर में लाया गया, स्टेट से खत्म किया गया। बाइकैमरलिज्म मैंने पहले बताया, जब दो हाउस में कन्वर्ट हो, लेजिस्लेटिव एट द सेंटर इनटू टू हाउस, लोअर हाउस अपर हाउस, क्लियर। अब ये भी काम आगे जब बढ़ेंगे तो सही, इसमें दो चीज हुआ, और ये दो चीज में आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है कि सबसे ज्यादा कोई अगर कोई पावरफुल है तो कौन सा है, गवर्नर जनरल है कि इंडियन लोग हैं, गवर्नर जनरल है। और फिर बाद फेडरल कोर्ट में वही था, सब कुछ दिया हुआ था, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में भी हमारा कुछ नहीं था, इंडिया का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी जो है एबॉलिश कर दिया गया। आगे आते हैं, तो आगे आएंगे तो मैंने बोला आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ इस एक्ट के तहत। उसके बाद फिर इवैल्यूएशन ऑफ द एक्ट की बात करते हैं, तो ओवरऑल कांग्रेस ने इसको बेकार मतलब बोला। उसके बाद ये न्यू स्वराजिस्ट वाले जो है नेहरू जी को मना रहे हैं। 1935 क्लियर है, अरे हाँ है ना, चलो तो आज इतना रखते हैं, ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं। आप सबको हैप्पी दीपावली एंड छठ, मिलते हैं कल फिर बोल देंगे एक बार, डालो नेक्स्ट, डालो, अरे ये तो खुश हो गया सब। दादा एक टॉपिक और कर लेते हैं, फिर कल चलेंगे। बाकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं, इंपॉर्टेंट सब है। मैं तो इसीलिए मैं बोला भी था कि जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उन सबको ध्यान से लिखवाया है मैंने, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंपॉर्टेंट है। 1935 इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखो, जो भी चीज जो लेटेस्ट होगा उसके अंदर वो पहले का सारा फीचर्स लगभग अवेलेबल होगा या फिर खत्म हो जाएगा। जैसे मोबाइल आया 5G, तो अब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि एक वैसा समय था 2G, जब चार्ज लगा के मतलब और डाउनलोड लगाता था तो छत पे चल जाते थे। आप समझ में आ रहा है, कोनो पंखा पे चढ़ा हुआ है, कोनो ट्रेन पे चढ़ा हुआ है, चल जाता। एक बार डाटा भी आपको मिलता था, मान लो बहुत सारा रिचार्ज किए तो एक थोड़ा सा डाटा मिला, 0.1 GB 500 MB, उस समय 230 MB का इतना वैल्यू होता था। तो लोग कैसे सर्च करता था, कुछ सर्च पहले ही कर देता था, डाटा ऑन नहीं किया रहता था, अभी सर्च करता था, डाटा ऑन करता था, बंद कर देता था कट से। अब उसमें रिजल्ट जैसे आप बंद कर दिया, अब उसमें देखा गया, जैसे मान लो उस पर आप सर्च किए कि व्हाट इज डायरकी, तो पहले आप डाटा ऑफ रखेंगे, उसके बाद पहले ही सर्च कर लेंगे व्हाट इज डायरकी, उसके बाद डाटा ऑन करेंगे, जैसे ही आ गया डायरकी फिर से ऑफ। और एयरटेल में भी खुश रहता था, इतना देर भी किया तभी मैसेज आता था 50% खत्म। इसमें भी आपका माथा खराब, भाई कुछ किए भी नहीं, वो भी खत्म हो गया, 230 MB बचवे नहीं किया। तो लॉजिक क्या है, उस समय आप रिकॉल नहीं कर सकते। तो रिकॉल कैसे किया जा सकता है, जब 5G इंट्रोड्यूस होगा तब आपको कभी याद आएगा यार उस सेवा था जब 2G वाला था, और अब 2G चूंकि खत्म हो चुका है, पहले नहीं। तो जब 1935 वो लेटेस्ट है, थोड़ा जो लेटेस्ट है। अब इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 1947 के बाद जो हो जाएगा। तो 1935 में आप देखेंगे क्या कि सब वो डिस्कशन हो जाएगा बाइकैमरलिज्म डायरकी का, जो पहले से चला आ रहा था। गांधी जी जो मांग रहे थे चाहे नेहरू रिपोर्ट में, सब डिस्कशन, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक है फैजपुर सेशन, जब 1937 में इलेक्शन होगा ना, बोला था ना कि राज्य में इलेक्शन लड़ने का प्लानिंग बनाया जा रहा है, तो इसमें शहर फिर से लोग तैयार हो जाएंगे, ठीक है, तैयार हो जाएंगे। लेकिन फिर बाद में लोग मतलब इनको समझ में आ जाएगा कि फिर एक और गाजर फेंका है। जैसे इंसान नहीं होता है कि गिरते गिरते सीखता है, एक बार वो नहीं समझता है। अब किसी का एक बार मान लो छोली से मुंह दाग दिया गया, तो उसके बाद वो छोली देखते ही भागेगा। तो समझ में आ रहा है, हाँ, गनु वजह का अगर बिलाई है तो गनु वजह बिलाई को गर्म दूध पिला दिए। अब एक बार मुंह जला, जैसे दूध देखता था बिलाई भागता था 200 की स्पीड से। समझ पा रहे, तो लॉजिक क्या है, यहाँ पे भी लोग को गाजर मिल रहा है, ये लोग का मुंह भी जल रहा है, लेकिन कमबख्त लालच भी तो चीज होता है, फिर मुंह जलाने चल जा रहे हैं। अंतिम 1947 तक तो मुंह नहीं जलाना है, अब कंट्रोल रखना है। जैसे तैयारी के समय नहीं होता, लौंडे लोग होते हैं, लड़के लोग भी होती है, तो तैयारी के समय सब वही होता है। प्रोसेस मन जो है वो उफान मारेगा बहुत, इधर चले क्या, उधर चले क्या, उसके पास चले क्या, इसके पास चले क्या, खूब उफान मारेगा। और उफान मारते मारते जब मिलने का उसमें लगेगा बेकार है, गए तेरे, समझ पाए, फिर बेकार लगेगा कि फोकस कर ले तो उससे अच्छा गलत करते 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 तब जाकर सही ट्रैक पे आता है, बन जाता है। तो बेसिस है कि पहले कंट्रोल कर लीजिएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए, तो सर देखना जरा इधर, नहीं मानते हुए कांग्रेस लड़ गया, क्या बोले, मुंह अभी जला पूरा, अब दिखा के जब चारों ओर दगेगा तब ठीक होगा। जीता आपकी बार 716 1161 में, फिर झंडा गाड़ा कांग्रेस, और अब की बार बड़का पार्टी बन के आया। समझ में आ रहा है, इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी इन बंगाल, असम एंड नॉर्थ वेस्ट। कौन, कांग्रेस की हम, क्लियर है यहां तक।
अब जब लंबा पार्टी बनेगा तो इसके अंदर बहुत सारा चीज होगा और 28 मंथ ऑफ कांग्रेस रूल रहेगा राज्य के अंदर, 28 महीना। और 28 महीने के बाद फिर से कैरोट क्वेश्चन पूछता है। देखिए मेंस में पूछा था आई थिंक, और एनालाइज द वर्क ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर दैट वेर फॉर्म्ड फॉर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ 28 मंथ इन इंडियन प्रोविंस। 28 मंथ जो ये लोग रहे थे, लोग क्या किए उसका ब्रीफ डिस्कशन बताइए। 28 मंथ में कुछ नहीं किए, समझ में आ रही? इधर देखिए क्या बोला, हम जीत गए, तो बस जीत ही गए, काम ऐसा हुआ कुछ नहीं। और उसके बाद देखिएगा कुछ कुछ पॉइंट लिखा गया। बताओ, मैंने बोला था पहले से लोग डिमांड नहीं कर रहा था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़िए, बाद में बोला गया था, गांधी जी भी बोल रहे थे कि तभी नहीं तो नहीं मानेंगे। तो इंटायर साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर इन द कंट्री, इधर देखो जब जीत हुआ तो सबको लगा कि अब हमारा देश आजाद हो गया, पहली बार। चिल्लाना देखो, चिल्लाने से एहसास नहीं हो रहा है कितना खुश है। दूसरा, ब्रीदिंग द वेरी एयर ऑफ विक्ट्री एंड पीपल्स पावर, लोग को लगा कि हमारा अब सत्ता आ गया, हमारा सब हो गया। खादी क्लैड मेन एंड वीमेन हु हैड बीन प्रिजन, खादी के जो खादी वाला, ये लोग को भी लगा कि भैया ये सब लोग को छोड़ दिया गया। उसके बाद इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ द कांग्रेस एज एन अल्टरनेटिव पावर, कांग्रेस का भैया अरे आप जीतोगे तो पावर तो बढ़ेगा भाई, आप आईएएस बनोगे तो पावर बढ़वे करेगा। आप कितना भी कमजोर बैकग्राउंड से आए तो एक बार आईएएस बने पूरा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। फिर आपसे कोई नहीं पूछने वाला है कि आपके दादाजी या परदादा क्या करते थे, आपके मामा छचहर और नानाहर कहाँ था, कोई नहीं पूछने वाला है। लेकिन नहीं कुछ बनोगे तो दादा का, मामा के, पापा के, काका का पोता सब नाती उती पूछ लेगा। आप समझ पा रहे हैं? और शादी में उसके बाद फिर गोत्रो मिलाएगा। आईएएस बने कहां जाता है गोत्रो, वो तो कौन पूछता है गोत्र मिलाएंगे, कौन पूछता है? नहीं, सीधा मामला हो जाता है। ऐसे शादी करके देखो, रिज्यूम बनता है, रिज्यूम, रिज्यूम जानते हैं ना, रिज्यूम जिसको शादी का क्या बोलते हैं, अरे बनाया जाता है, क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, बोलो। हाँ नहीं, अरे एक बनता है कि शादी के लिए बनता है कि हाँ रंग कैसा, घोड़ा जैसा, आप समझ पा रहे? फिर उसके बाद नीचे नहीं बनता है, फिर हाइट, फिर वेट, ये बनता है। फिर नीचे पापा का कलर बहुत ही ब्लैक, आप समझ पा रहे? ये जो है ये आप सोचे, हाँ बायोडेटा, जो बायोडेटा बनता है, तो बायोडेटा बनता था कि देख दूसरे के पास, लड़के के पास बेचना और ऐसा कर रहा है। फिर नीचे दे दिया, उधर से फिर ऑप्शन आता है कि नहीं आप अपने मामा का नाम नहीं दिए। गजब बात है भाई, तुमको मामा से शादी करना है, आप समझ में आ रहा है? तुमको शादी करना है, उसका बैकग्राउंड जानो, पापा का हो गया, भाई का हो गया, जो लड़की जो काम करे, जो लड़का उसका हो गया, अब मामा का चाहिए। आप समझ पा रहे? अच्छा नौटंकी में क्या गलत बोला? नहीं, ये होता है। फिर मामा का मांगेगा, अब मामा का जाके दीजिएगा तो उधर से कहेगा नहीं देखिए जो है आपके पुराने, आप आए कहाँ से, आपका इंडियन, आप इंडो आर्यन है कि आप मंगोलियन है? आप आपको ये क्लियर करिए कि आप कौन से हैं, मंगोलायन तो नहीं है। और भाई इतना सारा कांड जो होने लगता है, मतलब कैसे काम कर रहा है। इन सब का सॉल्यूशन क्या हो गया, आप आईएएस हैं। अब किसी का माइक लाल का औकात नहीं है कि आपसे पूछेगा कि आप इंडो आर्यन है कि मंगोलवाइड है। ना आपका कलर, ना आपका कुछ नहीं, भैंस का कलर हो तभी आपको बढ़िया हो जाएगा। आप आईएएस होने चाहिए। आप समझ पा रहे? इंपॉर्टेंट क्या है, मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि अब इसको आप या तो घूंट बांध के सह लो, या इसको एकदम नफरत की तरह क्रिएट करो और कहो कि ऐसा तो नहीं रिपीट करना है। कि आपके सामने कोई आपकी बहन है, आपकी सिस्टर है, चाहे आपका कोई भी है, और उससे ये पूछा जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि आप कहां तक पढ़े हैं, और वो आदमी पूछ रहा है जिसका कोई औकात नहीं, जो आपके समान औकात नहीं है, क्योंकि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। और आपकी बहन की शादी कैसे आदमी से हो रहा है जो आपको पता है कि इस लेवल पर नहीं होना चाहिए, लेकिन आप पापा के दम से चुप हैं और आप सह रहे हैं, जबकि आपको पता है कि ये इसका औकात नहीं है बात पूछने का। जबकि आपकी बहन जो है पीजी की हुई है, पीएचडी की हुई है, तेज थी, बस कुछ कारण से नहीं हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। तो वो नफरत को अपने अंदर प्रिपरेशन में डालो कि हरामखोर हमसे और हमारी बहन से या हमारे किसी भी यहाँ के लोग से ये नहीं पूछना चाहिए कि ये क्या करती है और क्या नहीं करती है। अगर इस टाइप का माइंडसेट नफरत रहेगा तो इन सब चीजों को हंस के एक्सेप्ट मत करिए। मैं बार बोलता हूं, इसको पर्सनली लीजिए और इसको अपने प्रिपरेशन में डालिए। हम जिसको पर्सनली नहीं लेना चाहिए उसको पर्सनली ले लेते हैं। कोई आदमी जो बोलता नहीं आपको, अब बताइए जिसका सैलरी 6,000 7,000 हो, अब वो बोल रहा है कि हम आप पे पूरा खर्चा कर दिए, मतलब पूरा खर्चा किए हैं। 6,000 7,000 आज के समय में जो कमाता हो वो किसी दूसरे पे क्या खर्चा कर देगा। और ये कौन बोलते हैं? ये हंस के बैंड बजाने वाले जो है ना, ये लोग बोलते हैं। दे सेड दैट कि भैया ये जो है हम तो पे खर्चा कर रहे हैं। फिर उसे लड़की कोई 6,000 7,000 कमा रही है, वो बोलती है। मैं बोलना ही चाहता हूं कि इसको नफरत को लेके आइए। नफरत लेके आइएगा तो प्रिपरेशन होगा, खुशी खुशी सारा प्रिपरेशन नहीं होगा। जब आपको लगे कि आपकी बहन को कोई बोल रहा है, पूछ रहा है, तो आप उसको लाइए अपने टेम्परामेंट में। जो आप 12th फेल की मूवी बार बार जिक्र कर रहा हूं, क्या करता है, क्या बोलता है वो कि यार
अब मैं कुछ नहीं छोड़ सकता। और श्रद्धा तुम्हारी लाइफ अलग है, जो उसकी शादी बाद में वाइफ बनती है, क्या बोलता है, रियल स्टोरी है कि मेरा अलग स्ट्रगल चल रहा है, मेरी बहन मजदूरी कर रही है, मेरा भाई दूसरे किसी गांव में मजदूरी कर रहा है, मेरी माँ किसी वहां पे जाती है जहां पे जाकर गाय को खिलाती है और पिलाकर मांस पैसे कमा, भाई मैं वहां से हूं, तो मेरे पास वो सिचुएशन है और मैं यहाँ पे ऐसो आराम से कैसे रह सकता हूं। तो दिन रात और 15 घंटा चक्की पीसना शुरू करता और बोलता है कि उन लोगों को पैसा हम ज्यादा भेजेंगे ताकि उनको बचा सके और फिर पढ़ाई हम अपना जो है रात भर करेंगे। तो ये पॉइंट क्या है कि उसको नफरत में कन्वर्ट किया कि ऐसा नहीं हो कि हमारा स्टेटस इतना गिर गया है कि हमारी बहन और हमारे इन लोगों को ये करना पड़ जा रहा है। अब इसमें दो तरीके के लोग होंगे, एक एक्सेप्ट कर लेंगे और दूसरा फाड़ चीर के उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रास्ता वही है, कोई और रास्ता नहीं। और आपको बहुत ऊपर आने के लिए कसम से कोई रास्ता नहीं है। ट्रस्ट मी, अगर आप इतिहास बदलना चाहते हैं तो आपको बस कोई रास्ता नहीं है आईएएस के अलावा। तो सर इसीलिए निवेदन आपसे है कि इन सब चीजों को डेली लाइफ में कन्वर्ट करो। इतना समझाने का मात्र कारण है कि ऊपर लेके आओ, नफरत क्रिएट करो और नफरत से आप अपना जो है रिजल्ट दो। ये काम नहीं होना चाहिए कि हमारा कोई बोल दे कोई कर दे। अब हंस के जी 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 जीजा जी, ए जीजा जी मार जीजा जी के थप्पड़ दुला, समझ पा रहे, दांत फाड़ के आ गया जीजा जी, काम कुछ करता नहीं है। और आखिर इधर ध्यान से देखो, आप शादी तो कर देते हैं लेकिन बाद में आपको एहसास होता है कि आपकी बहन जो लाइफ जी रही हो बेकार जी रही है। ड्राइवर आदमी क्या कर लेगा यार, सबसे इंपॉर्टेंट है क्या कर लिया, लेकिन आपने मजबूरी में उस समय कर दिया। इसलिए बता रहे हैं रियल घटना, और बिहार में ज्यादा होता है। और जे जी कहना लायक नहीं है हरामखोर, लेकिन आपने शादी कर दिया, क्यों, आपकी हिम्मत हार गई और आप उसको हंस के एक्सेप्ट कर लिए। बिल्कुल झुको मत, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, आप जितने हो उससे ज्यादा आप ताकतवर हो। कॉन्फिडेंस रखो, हम कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं ना कि नहीं पता नहीं इसके बाद कोई इससे बेहतर नहीं मिलेगा। अरे करोड़ों अरबों लोग हैं, आप मेहनत करो, आपसे बेहतर उससे बेहतर बहुत मिलेगा। समझ में आ रहा है, गिव अप नहीं करना है। और यहाँ पे अधिकतर लोग गिव अप करने पे लगे हुए हैं कि पता ना, नहीं बोलते लोग ये कि इससे ज्यादा बढ़िया दोसर पता ना रिश्तेदार आए कि ना, ये ज्यादातर लोग बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो हार चुके हैं और उब चुके हैं इस बात से कि जो उनकी शादी करके निपटाना है, और बाद में जीवन भर यही लोग ढोते हैं क्योंकि वो आदमी छोड़ा हुआ है, बच्चा होगा फिर देखो, अगर लड़की की बात करोगे बच्चा होगा फिर वो आती है कहां नहीं है, वहां पर फिर आपको झेलना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसको कुछ बीमारी होता है आप झेलोगे, और आपने चूंकि गलत घर में शादी किया है तो पैसा भी आपको भेजना पड़ेगा। तो आप एक समय में कॉन्फिडेंट क्यों नहीं रहते हो कि आपको जीवन भर फिर पछतावा ना हो। और अभी आप जल्दी से कर देते हैं और बाद में फिर अपना ढोढो के पैसा भेजते रहते हैं। और अच्छे अच्छे घर के लोगों की मैं बात कर रहा हूं, मैं कोई बहुत नीचे घर के लोग की बात, अच्छे अच्छे घर के लोग गलती करते हैं क्योंकि बोझ समझ के बेटी को निपटा देते हैं और बाद में जीवन भर खुद उनका लाइफ वैसे ही कटता है। तो निवेदन यह है कि आप ये गलती ना करें, और बेटी लोग से अनुरोध है कि भैया जो मौका मिले उसको करो। खैर आज इतना रखते हैं, इधर देख लो लास्ट पॉइंट, क्या बोलोगे क्या, तो सर समझना उसको नफरत रखो। अब उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर का रिफॉर्म, वर्क अंडर कांग्रेस मिनिस्ट्री, ये लोग कुछ काम भी किए हैं। काम क्या क्या किए हैं कांग्रेस ने, देखना। पहला इन्होंने बोला कि सिविल लिबर्टीज दो, मतलब लोगों को भैया आजादी जो नहीं मिला तो उसको थोड़ा लिबर्टी पहले दो। दूसरा प्रेस रिस्ट्रिक्शंस जो हुआ था, जो हर बार हो रहा था, उसको थोड़ा सा बढ़ावा दो। आगे पुलिस पावर को, जो सीआईडी स्टॉप शेड्यूलिंग पॉलिटिशियन, जो सीआईडी और पुलिस पावर जो पॉलिटिशियन को पढ़ पढ़ के चेप रहा था उसको कम करवाओ। मेरी बात समझ में आ रही है। अब उसके आगे अगर बात डिस्कशन करते हैं तो हर बार ये सोचना कि वो सारा कुछ लोग किया है जो लोग कोशिश कर सकता था, लेकिन सब लागू हो के नहीं, ये बात सिर्फ डिपेंड करता है अंग्रेज पे। आगे पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड रिवॉल्यूशन रिलीज्ड, कम से कम इन्होंने उन लोगों को निकलवा दिया जो लोग ऑलरेडी जेल के अंदर थे पॉलिटिकल। अब उसके आगे की बात अगर नेक्स्ट करें तो दो तीन चीज और इन्होंने काम किया। पब्लिक सेफ्टी बिल, क्या दिख पा रहा है, तो पब्लिक सेफ्टी बिल जो है या एक्ट जो है वो जो है खत्म कर दिया गया, जो पब्लिक सेफ्टी के नाम पे पब्लिक को ही बर्बाद किया जा रहा था। उसके बाद फिर क्या किया गया, बैन ऑन इलीगल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, लिफ्टेड हिंदुस्तान सेवा दल एंड यूथ लीग, बहुत सारा ऐसे चीजों को बैन कर दिया गया था, राजनीति पार्टी को, उनको भी थोड़ा बढ़ावा दिया गया। आगे बैन ऑन द कम्युनिस्ट पार्टी, ये बहुत हुआ इंपॉर्टेंट, रिमेंड इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट कुड इन इफेक्ट एंड नाउ फंक्शन फ्रीली, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी को बैन किया गया था उसको भी अब बढ़ावा दे दिया, तुम भी अब भैया अपना जो है झंडा लेके लाल सलाम करते रहो। प्रेस को फ्री किया गया, उसके बाद ब्लैक लिस्टिंग ऑफ न्यूज़पेपर को भी खत्म किया गया। यानी कि धीरे धीरे आपको क्या दिख रहा है कि इन लोगों ने जब जीता तो कुछ ना कुछ कांड ठीक ठाक किया। अब आते हैं पुलिस पावर वेयर कर्व, पुलिस पावर के लोगों को शैडोइंग ऑफ पॉलिटिकल वर्क्स बाय सीआईडी स्टॉप, तो जो पुलिस जो दिन दहाड़े किसी को मार दिया, किसी को घसीट दिया, पीट दिया, उस पर लगाम लगाया गया। रिलीज थाउजेंड ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, काकोरी और अदर में जो शामिल थे उन लोगों को भी छुड़वाया इन लोगों ने।
उसके बाद गवर्नर रिफ्यूजिंग टू साइन द ऑर्डर, गवर्नर इसको सब चीज पे साइन करने से मना कर रहा था। बाद में गवर्नर को 4 घंटा देगा और 4 घंटा के बाद गवर्नर साहब मानेंगे, कुछ चीजें उसमें चेंज होगा, कुछ चीजों को छोड़कर मान जाएंगे। आगे देखिए, कुछ फिर लैंड रिफॉर्म्स भी किया गया। मैं बस बताना चाह रहा हूं कि 1937 के इलेक्शन में इनको फायदा हुआ, उसके कारण हमें भी कुछ फायदा हुआ। लैंड रिफॉर्म्स, डेब जिसको भी कर्जा था उसको रिलीफ उससे दिया गया। फॉरेस्ट ग्रेजिंग वाला जो था, एरिया ऑफ रेंट, लैंड टेन्योर, सब कुछ जो है ठीक ठाक किया गया। लेबर देखो, रिड्यूस स्ट्राइक एज फार एज पॉसिबल, एडवोकेटिंग कंपल्सरी आर्बिट्रेशन, जो ज्यादातर लोग हड़ताल ना करे उसके लिए यहाँ पे भी कुछ कांड आया और इसके लिए उन्होंने एक कमिटी भी बनाया था बाद में। When strike occurred, ministry took recourse of section 144 and arrested the leader. बहुत सारे लीडर को अरेस्ट यहाँ किया, लेकिन एक कमिटी बनाया जाएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड जो कि आगे चल के काम करेगा। इधर इनकरेजमेंट गिवन टू इंडिजिनस एंटरप्राइज, जो अलग अलग छोटे छोटे वही हस्तकरघा और सारा लोगों को बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। डेवलप प्लानिंग थ्रू नेशनल प्लानिंग कमिटी, यही है जो नेशनल प्लानिंग कमीशन का क्रिएट करेगा, जो बाद में नीति आयोग में कन्वर्ट होगा। सेटअप अंडर कांग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस इन 1938। मिनिस्ट्री डिड नॉट हैव एडिक्वेट पावर, इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मिनिस्ट्रीज को ज्यादा पावर ऐसे भी नहीं था, जो पावर था उतना जो छुड़वाने उड़वाने को उतना ही बहुत तो काम कर रहे थे, बाकी इनके पास ना पैसा था ना कुछ था। अब आते हैं इसके आगे, और भी चीजें इसमें की गई हैं, जैसे एग्रीकल्चर में भी सुधार किया गया है। यूपी का एक टीनेंसी एक्ट बड़ा फेमस हुआ। वो टीनेंसी एक्ट ये था कि जो भी टीनेंट है कुड नो लॉन्गर बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, और कोई रेंट या टैक्स नहीं देता है तो उसको फिर जेल में हम नहीं डाल सकते। ये कुछ सुधार बहुत सारा हुआ। इलीगल एक्सट्रैक्शन सच एज नजराना, ये जो है अनपेड लेबर, ये सब भी बंद किया गया। जमींदारी में सुधार किया गया, और जमींदारी में सुधार इसलिए किया गया क्योंकि देखिएगा आपको पहले का मूवी ऐसा ही आता था, और अमरीश पुरी सबसे बढ़िया ठाकुर का रोल किया है हमेशा। इसने ऐसा रोल किया है जो वाकई लगता है कि सही में ठाकुर उस समय ऐसा ही हुआ करते थे। और ये एक्टर का बखूबी चीज होता है कि एक्टर का जब एक्टिंग समझ में नहीं है, उसको लगे कि रियल कर रहा है, तो एक्टर का उसी में सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट उसके लिए वही होता है कि एक्टिंग करे लेकिन लगे ना कि एक्टिंग कर रहा है। अरे भाई, एक्टर के लिए तो ही बड़ा चीज है ना। आप सर 12th फेल में एक्टिंग किया लेकिन लग ही नहीं रहा है सच में कोई एक्टिंग को, लग रहा है एकदम बगल में चल रहा है दृश्य। आप अगर मूवी नील बट्टे सन्नाटा देखेंगे तो लग रहा है बिल्कुल हमारे लाइफ में वो चल रहा है। तो एक्टर के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन ये है। तो हम जब भी ठाकुर बोलते हैं तो पहले उम्र से पूरी दिमाग में आता है कुछ लोगों का, जैसे हम जैसे बोलते हैं दबंग तो 56 साल के युवा याद आते हैं, आप समझ पा रहे, वैसे ही जो है यहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो है याद आते हैं कुछ, तो कुछ चीजें जो है अपना अपना यूनिकनेस है जो दिमाग में आ जाता है। अब मैंने जैसे ही बोला गुलाब तो रेड अपने आप दिमाग में आता है, भले वो उसका कलर वो नहीं हो लेकिन वो आ जाता है, तो छपा हुआ है। आइए जरा वी वांट लेबर रिफॉर्म्स। अब हम जब गरीबी की बात करते हैं तो इनको भी पीछे नहीं छोड़ सकते, आप समझ रहे हैं। अब शोले बोलते हैं तो अमिताभ बच्चन आते हैं, दीवार जब बोलते हैं तो सिर्फ यही आते हैं। शोले में धर्मेंद्र भी कहीं कहीं आ जाते हैं, लेकिन जब दीवार बोलते हैं तो आ जाते हैं ये। तो लॉजिक ये है कि यहाँ पे लेबर कमिटी भी बनाया गया और लेबर के लिए फेवर में कुछ पॉइंट बनाए गए, जैसे इधर इंटरेस्ट इंडस्ट्रियल पीस एलार्म द इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास। इधर आगे बॉम्बे में टेक्सटाइल इंक्वायरी कमेटी, यूपी में लेबर इंक्वायरी कमेटी बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद इसके बने, इन्होंने भी बहुत सारे मिनिमम एज और इन सब पे। ओवरऑल आपको क्या लग रहा है, हमने सुधार ठीक ठाक किया और कांग्रेस का फायदा हुआ। 1147 में से अगर 700 सीट और 700 से ज्यादा सीट जीता है तो उसका इन्होंने कुछ फायदा उठाया है। बाकी जहां पैसा देने होने के बाद था वहां पे लोग पीछे हट जाते थे कि उनके पास ऑप्शन नहीं होता था। अब उसके बाद इस तरीके का आपको बहुत सारा चीज दिखेगा और फाइनली जब लग जाएगा कि अब सोशल रिफॉर्म की बात, इधर देखो तो मेजर ऑफ इधर वेलफेयर ऑफ हरिजन, टेम्पल एंट्री, जो मंदिरों में नई एंट्री किया जाता था उसको इन्होंने बताया कि भाई एंट्री करना है, तुम्हारे बाप का नहीं है। यूज ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज को भी बढ़ावा दिया गया कि सबको इस्तेमाल कर सकता है, किसी माई का लाल का हक नहीं है। अटेंशन गिवन टू प्राइमरी टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन, उस पर डिस्कशन किया गया। प्राइमरी टेक्निकल, कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइंड इन अक्टूबर 1939 आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ अब इनको समझ में आ गया तवा गर्म है, अब मारो। अब चुके बीजी गया ना, अब ये लोग सब इसमें समित कोई इतिहास का लिखते हैं कि 1939 तक जितना ही लोग को सीखना था, जितना करना था कर लिए थे, अब कुछ बचा था नहीं सीखने को। इस वजह से 1939 में चोट मिला और एक वर्ल्ड वॉर 2 हमारे लिए क्या हो गया, एक सिंबल हो गया। अरे कभी कभी नहीं होता, हिंट मारता है, कुछ चीजें हिंट आती हैं, जैसे लगता है कि यार लग रहा है इस बार आइस निकल जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है, वो हिंट होता है। कुछ सिंबलाइज जो है वो अपने आप होते जाता है, ठीक ठाक चलते जाता है, उसको आप फॉलो करते चले गए मामला निपट जाता है। इसीलिए कुछ चीजें अलार्म है और इंस्टिंक्ट होता है, जिसको फॉलो करो हो जाता है।
धोनी के जैसे दिखाता है। धोनी ने क्या इंस्टिंक्ट फॉलो किया कि ट्रेन सामने आया और ट्रेन क्या चिल्ला रहा है, धोनी धोनी। तो मूवी में दिखाया गया है, तो मूवी इसलिए दिखाया क्योंकि धोनी का इंस्टिंक्ट था कि यार चलना चाहिए। अब उसने इंस्टिंक्ट को फॉलो किया, थोड़ा रिस्क लिया, काम हो गया। हम और आप में से बहुत कम लोग इंस्टिंक्ट को सुनते हैं। मन में आता है कि सब घर बार छोड़ के चल जाए, जाके 1 साल कस के पढ़ लें, आइए से मन किया हो जाए, आता है। लेकिन जैसे ही एक्शन लेने का बात आता है, कहता पैसा कहां से लाएं रे। अब ये सबसे बड़ा टेंशन हो जाता है। लेकिन कसम से जो हिम्मत करके आगे भागा है, वो कांड किया है, वही इतिहास रचा है। इस दुनिया में जो हिम्मत किया उसको उतना मिला है। अगर आप बिल गेट्स को मैंने कहानी में बताया था, बिल गेट्स को बोला एक आदमी पत्रकार के पास इतना पैसा है, कुछ कमी नहीं, बोला कि एक काम करो, तुमको कितना चाहिए चेक लो, हम साइन करके दे रहे हैं, रियल है, कोई फेक नहीं है, और तुमको जितना मन है साइन कर लो, जितना मन है तुमको, जितना तुम सोच सकते हो साइन कर लो, फ्री चेक साइंड है, दे दो। अगर एक चेक से नहीं काम चलेगा तो एक चेक तुम और ले लेना, एक चेक हम इसके बाद और देंगे तुमको। बोला सर सर सर, भाई गो अहेड, साइन किया, पूरा सोचा क्या करी रे, भाई दिमाग में चलेगा ना यार, पूरा मिल गया तुम्हें, क्या करें क्या साइन करें, खूब सोच समझ के कूट काट के 25 लाख लिखा। तो बिल गेट्स बोला दिस इज द प्रॉब्लम, आपको इसलिए ज्यादा नहीं मिलता है क्योंकि आप ज्यादा मांगते नहीं हो, क्योंकि आप ज्यादा करते नहीं हो, आप 1000 में इसलिए रहते हो क्योंकि आप 1000 में ही संतुष्ट रहते हो। दैट इज द प्रॉब्लम। मैं 1000 में संतुष्ट नहीं रहता हूं तो मेरे पास अरबों खरबों है, तुम 1000 में संतुष्ट हो, तुम्हारे पास 1000 रहेगा। यू आर नॉट मांगिंग कि हमको आईएएस चाहिए, मांग नहीं रहे होता, इसका घंटा बनोगे, तुम्हारा दिमाग रेलवे में है तो रेलवे बनोगे तुम। तो तुम्हारे पास फ्री फंड जब मिला तभी तुम साइन 25 लाख की हो। तुमको ये सोचना चाहिए था कि मैंने साइन किया, मेरे पास इतना भंडार है, फ्रीडम है, तो यू मस्ट हैव टू थिंक बियॉन्ड इमेजिनेशन कि इतना कर दूं कि मेरा बैंक क्रश हो जाए। लेकिन तुम सोच नहीं सकते, क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास हो, तुम्हारे में हिम्मत नहीं है सोचने का, तुम डरते हो हर स्टेप पे। एक आईएएस का स्टेप लोगे तो 20 बार सोचोगे, इसलिए तुम मिडिल क्लास हो और तुम रहोगे। उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, बोलने में भी आपको बुरा लगेगा लेकिन आपका कोई औकात नहीं। मतलब क्या बोल रहा हूं, पंख बढ़ाओ, सोचो बड़ा, मिलेगा। इस दुनिया में जो इतना मांगा, अच्छा सोचो ना, नेता सब 10,200 करोड़ का घोटाला, सीधा आता है 12,400 करोड़ का घोटाला। अब सोचो 12,400 दाएं में कर दिया, हम लोग को इधर 2,000 मिल जाए, समझ में नहीं तरीके ने खर्च करी, इसलिए हम लोग के पास उतना है। और नेता लोग 1200 करोड़ 1300 करोड़, लगता है क्या हो गया, कुछ नहीं लगता है। समझ में आ रहा है? तो पॉइंट क्या है, मांगो, बड़ा मांगो, मिलेगा, छोटा मांगोगे छोटा मिलेगा, क्योंकि भगवान उतना देते हैं जितना आप मांगते हो। और चादर नहीं बोलते हैं उतना ही पैर तेते पांव पसारी है जेते मिला, नहीं, इतना पैर पसारो कि सर चादर से बाहर पैर चला जाए, उतना मिलेगा। चादर के अंदर तक पैर पसारोगे तो जीवन में आईएएस कभी नहीं बनोगे। रिस्क बढ़ा लो हमेशा, डरो मत, क्या खोने के लिए तुम्हारे पास, या कौन सा तुम्हारा और पति हो, कति हो जाएगा तुम्हारा, कुछ नहीं होगा। जैसे तुम्हारा बंटाधार होगा कि तुम्हारे पास रहेगा कुछ नहीं, मेहनत करने के लिए बस, अरे कहीं पे होटल में काम करके पढ़ लेना, क्या दिक्कत है, खाना ही तो है, कहीं पे काम कर लेना। लेकिन आपको ईगो आएगा, हम फलाना सिंह के बेटा हैं, तो होटल में क्या फलाना सिंह के बेटा बड़ा, प्रॉब्लम तो ये भी है ना, बिकॉज आपका घर का बैकग्राउंड आता है। अगर सच से पूछूं तो घर का बैकग्राउंड किसी का कुछ नहीं है, जीरो है, जीरो। सच्चाई यही है, अंदर एकदम खाली है। बाहर दिखावटीपन के लिए आप बाहर निकल रहे हैं कि हम ये है, हम वो है, दिखा रहे हैं, जबकि सच खोखले हैं आप, इसलिए अपने एक्सेप्ट करिए। खैर, नेक्स्ट है सोशल रिफॉर्म है, देख रहे हैं इनको ध्यान से देखिए। ये अभी भी गए हुए हैं, ये भी, अरे क्यों गए हुए हैं, क्योंकि यहां पे कुछ हुआ है। देखिए क्या हो रहा है, बताओ जल्दी। तो सर सबसे पहला ध्यान से समझना, सोशल एंड रिफॉर्म वेलफेयर, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविजन, एडवांसमेंट ऑफ अनटचेबल और हरिजन, पासिंग ऑफ लॉ, हरिजन टू इंटर टेम्पल, ये सब कुछ किया गया है। उसके बाद फ्री एक्सेस टू पब्लिक ऑफिस, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप, फ्रेंडशिप हरिजन स्टूडेंट को दिया गया, अटेंशन टू प्राइमरी, वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, नई तालीम वर्धा, सब्सिडीज वर गिवन टू खादी, स्पिनिंग एंड विलेज इंडस्ट्रीज, ये सारा कुछ हो रहा है। इसमें दारू का कहीं बात नहीं है। ये क्या बोला, आइला प्रोविजन, क्योंकि सर दारू पे पहला बैन लगा दिया गया, लोग दारू नहीं चलेगा। उसके बाद आगे इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट नेसेसरी, मतलब ओवरऑल हम पूरा पॉइंट डिस्कशन अब कल करेंगे। टोटल देखा जाए तो क्या हुआ, गुड वर्क विथ मिनिमम फाइनेंशियल रिसोर्स। इसका फायदा क्या हुआ कि सर हमने एक करके दिखाया, और अंग्रेज को क्या मिथ था कि तुमसे सरकार नहीं चलेगा, लेकिन हम लोगों ने कम समय में कम पैसे में इतना अच्छा काम किया कि अंग्रेज को घुटना टेकना पड़े। देखो इधर
पहला, डिमोन्स्ट्रेशन दैट ए मूवमेंट को स्टेट पावर इन विदाउट बीइंग अ वीकनिंग ऑफ मिथ, इंडियंस वे आर नॉट फिट टू रूल। बोलते थे लोग इंडिया से सरकार नहीं चलेगा, हमने दिखा दिया। अच्छा, कम संसाधन में, कम टाइम में, कम पैसे में हमने वो करके दिखाया जो अंग्रेज आज तक नहीं किए, इसलिए अंग्रेज को अब बिलीव हो गया कि ये सब कर लेगा। अब इसके बाद फिर नया अड़ंगा आएगा। आगे नेगेटिव क्या था? इंटरनल स्ट्राइफ। नेगेटिव इसका ये था कि अंदर ही अंदर हम मारपीट करने लगे, क्योंकि हम अब अपने अंदर ही झेलने लगे, और अंग्रेज यही चाहता था। इसका नाम याद है? गेंडा स्वामी। एक समय में इसका भी बहुत बड़ा क्रेज था, गुंडा में भी बहुत बड़ा क्रेज था इसका। तो इस तरीके से हमने कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखा, और इस टाइप के लोग मिल के ऑनर ही होते हैं, जो चीनी मिल लूट के चले जाते हैं। आगे उसके बाद तो प्रैक्टिस ऑफ बोगस मेंबरशिप और ये सारे कुछ हो गया। तो आज यहां तक रखते हैं, बाकी प्रिंसिपल स्टेट्स वाला पार्ट ये सब कल करेंगे। क्लियर है यहां तक? तो आज हमने 1935 पढ़ा, और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि 1937 में इलेक्शन जीतने के बाद हमने क्या किया क्या नहीं किया। हमने ठीक ठाक काम किया, और ये हमको कॉन्फिडेंस दिया। कॉन्फिडेंस कैसे मिलता है? बहुत लोगों नहीं देखते हैं, बहुत लोग आप जब अच्छा काम करोगे तो कॉन्फिडेंस है, अरे हम इतना अच्छा है क्या, कभी कभी आता है अंदर से देखना कि हम इतने अच्छे हैं, सब तो बोला था हरामखोर है। तो आप जब कुछ छोटा सा अच्छा काम करते हो तो अच्छा आता है। तो चलिए आज इतना तक रखते हैं, जैसा होगा मैसेज कर दूंगा, कंटिन्यू क्लास आगे करेंगे। क्लियर है? सुन पा रहे हो? अगर सब लोग प्रेजेंट रहेंगे तो उस हिसाब से कल क्लास करेंगे, अदरवाइज हम लोग मिलेंगे दीपावली के बाद। दीपावली और छठ के बीच में एक बार मैसेज करके कंट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है ना? अभी हड़बड़ाहट नहीं है, देख के एक बार सबसे मैं बात करके फिर मैसेज कर दूंगा। क्लियर है? फिर भी आप सबको हैप्पी दीपावली एंड छठ। मिलते हैं फिर कल कंटिन्यू करते हैं।